जो आपको नहीं पता वो भी मैं बता देती हूँ। हम लोगों ने एक हिमेश रेशमिया की एल्बम की थी, जिसमें लिटरली एक गाना दीपिका ने किया था और एक गाना मैंने किया था। ओम शांति ओम का जब मुझे ऑफ़र था तो मुझे बहुत अच्छे सीरियल का भी ऑफ़र था, बहुत अच्छे पेमेंट के साथ में। ज़िंदगी में ऐसे भी फेज़ आए हैं जब कभी काम नहीं रहा है, बार बार फिल्में इतने हाथ से जा रही हैं। आई थिंक मुझे वो कर लेनी चाहिए थी, वो नहीं करनी चाहिए थी। मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ गई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम मेरे साथ एक बहुत प्यारी चीज़ हुई कि जहाँ मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हूँ, वहाँ इक्लीन पैदा हुई। और इक्लीन जब बच्चा आपके बॉडी से बाहर निकलता है ना, तो वो बहुत डरा हुआ होता है, उसको भी सहारे की ज़रूरत होती है। तो समहाउ उसने मैंने उसका हाथ पकड़ा इमोशंस में। तो आई शिफ्टेड टू माई मॉम्स हाउस, मम्मी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे प्रिंस या तो काम कर सकता था या मेरे साथ रह सकता था। हमारे बीच में डिस्टेंस भी बहुत आ गया था, उसका वहाँ रहना मेरा वहाँ रहना। बहुत रुलाया था मुझे, बाप रे। सुबह से रात तक रो रही हूँ, झगड़ा कर लिया मैंने, ब्रेकअप भी कर लिया प्रिंस के साथ। कोई नहीं चाहेगा आपका बच्चा उस परेशानी से गुजरे। मैं रोज़ अपने आप को बोलती थी कोई बात नहीं, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। रोना आ रहा है रो लो, और रोने में लग गई हूँ। अकेलापन, इतना अकेलापन कि युविका, मुझे एक चीज़ समझनी है, कोइंसिडेंट पे बिलीव करती हैं आप? हाँ। अच्छा, दीपिका पादुकोण के साथ आपका क्या कनेक्शन है? बताता हूँ क्यों। 2007 में आप लोगों की पहली फिल्म आती है, ठीक है? उसके बाद 2018 में आप दोनों की शादी होती है, और 2024 में आप दोनों मदरहुड एक्सपीरियंस करती है और दोनों को बेटी होती है। आपने कभी नोटिस किया ये? गॉड, इतना नोटिस नहीं किया है कि शादी भी, और सिर्फ बच्चा नोटिस किया है कि सिमिलर टाइम पे हुआ है। पर आपने तो मुझे लिटरली हिला दिया ये सुना के। दिस इज द फैक्ट, और ये डेस्टिनी है। हाँ, कुछ तो कनेक्शन है बॉस। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या है। ओह गॉड। हाँ, और इसके अलावा जो आपको नहीं पता वो भी मैं बता देती हूँ। हम लोगों ने एक हिमेश रेशमिया की एल्बम की थी, राइट, जिसमें लिटरली एक गाना दीपिका ने किया था और एक गाना मैंने किया था। सेम। और उस टाइम हम लोग साथ में बैठ के वी यूज्ड टू चिल दैट टाइम, एंड आफ्टर दैट आई डिडंट नो कि हम लोग फिल्म भी साथ में कर रहे होंगे। पर ये इत्तेफाकन इतना लंबा होगा कि बच्चे तक आएगा सफ़र, ये मैंने नहीं सोचा था। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की जब मैं प्रेग्नेंट थी, और तब मैंने कहा यार शायद किसी न्यूज़ ने ये रिकॉर्ड मतलब ऑफकोर्स दिया था। तो मैंने कहा कमाल की बात है। और आज आपने मुझे लिटरली बहुत अच्छे से दिखा दिया कि हाँ, शादी भी सिमिलर फेज, बच्चा भी सिमिलर, कुछ तो है कनेक्शन। या राइट। कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत मेहनती लड़की, वेरी नाइस गर्ल एंड पैशनेट फॉर वर्क। और अच्छा लगता है देख के, व्हेनेवर आई सी हर इंटरव्यूज़, और स्पेशली कभी कभी तो मन करता है व्हेन शी इज़ इन कोई ट्रोलिंग करता है, समबडी कुछ टाइम पहले व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, कोई ट्रोल कर रहा था कि वो फेक प्रेगनेंसी दिखा रही हैं। तो एक बार तो मन किया कि मैं कुछ लिखूं। फिर मैंने कहा यार अब इन ट्रोल का जवाब क्या दें, अभी छोड़ो, अब मैंने अपने ट्रोल का जवाब नहीं दिया। ये होता रहेगा। आता है मन में गुस्सा? आता है कई बार, लोगों को मन से बोलूं कि ये नहीं है, कई बार दूसरों के लिए भी बोलने का मन करता है कि नहीं है। और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं ऑफ कोर्स लिखती भी हूँ, और बहुत ज़्यादा लगता है कि ऐसे लोगों को समझाना जिनको पता ही नहीं है, और वो कभी भी उठ के आज एक बंदा बोल रहा है अरे वो वैसी है, तो उनके बोलने से थोड़ी ना कोई ऐसा हो जाएगा। तो जब मैंने दीपिका के बारे में सुना था, अच्छा नहीं लगा कि उनकी वो प्रेगनेंसी फेक दिखा रही हैं। तो जब आप उस जगह नहीं होते ना, तो आई थिंक आपको जज भी नहीं करना चाहिए। आप किसी की ज़िंदगी नहीं जी के देख रहे हो। बहुत आसान होता है किसी के ऊपर उंगली उठाना और डाउट करना, राइट। बट फिर आई थिंक सबकी अपनी अपनी सोच वूझ, सबके पास अकल है, कोई यूज़ करता है कोई नहीं। मैं तो छोड़ देती हूँ कि भाई आप पूरी दुनिया को समझाने से रहे, अपनी जगह करेक्ट रहिए और
ठीक है, ये तो एज अ सेलिब्रिटी तो आपको भुगतान हाँ राइट। ये तो देखना ही पड़ता है, एंड ठीक है, वी जस्ट इग्नोर। उनके अपीयरेंस से लेके जब भी उनकी स्पॉटिंग होती थी तो एक ना एक रील ज़रूर आती थी इस तरीके से पूरा हाईलाइट करते हुए, और ये सारा कहा जाता था बहुत। बट ऑल वी कैन डू, हमारे यहाँ लाइफ में फेम के साथ साथ हर चीज़ अच्छी नहीं आती, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि फेम है तो उसके साथ साथ कोई भी उठ के कोई कुछ भी बोल दे तो आई थिंक अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इट डजंट इफेक्ट एनी मोर, यू नो, दैट्स आवर लाइफ। लोग बोलेंगे, बोलते रहेंगे, दैट्स फाइन। आपके साथ अगर ऐसा कोई हुआ जिस पे आपको लगा यार ये चीज़ तो ज़्यादा कर दी इन्होंने? बहुत बार हुआ है, कई बार मैं अपने आप की मजाक कर रही हूँ, मस्ती में कर रही हूँ, एंड वहाँ पे फिर किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि आपने कुछ गलत वर्ड बोला है, तो उसमें मैं बिना बात के, जहाँ मुझे नॉलेज ही नहीं थी, वहाँ चीज़ों में फंस गई लीगली, एंड देन आई रियलाइज्ड कि थोड़ा सा संभल के, नोबडी विल अंडरस्टैंड यू, आपको नहीं जानेंगे लोग आप एक्चुअली कैसे हो, सब आपको जज करेंगे। करेक्ट। सो फिर एंड देन अगेन, ये तो आई थिंक ट्रोलिंग इज समथिंग लिटरली मैंने अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है, बट ये होता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू कांट मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड, एंड व्हेन एवरीवन नोज यू ना, एंड दे जस्ट नो यू बाय योर फेस, बट दे डोंट नो यू दैट वेल। तो ये इस कश्मकश में आपको लोग जज भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, तो आई थिंक आई सी पॉजिटिव साइड, अच्छे लोग जो प्यार करते हैं, एंड बस मेरा हमेशा एटीट्यूड यही रह गया है कि अच्छा सोचो, अच्छा करो, रेस्ट ऑल यू कांट मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड। राइट। या बट युविका, जब आप लाइफ के सबसे अच्छे फेज में थी, लाइक आप प्रेगनेंसी के उस पे, और प्रिंस और आपकी जो लेकर न्यूज़ आई कि सेपरेशन की बातें होने लगी और ये सारी चीज़, तो उस समय आप दोनों का क्या था रवैया, किस तरह से आप देख रहे थे कि हाँ चलो रिएक्ट करते हैं, या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, क्या था? मैंने ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के फेज़ में थी और मैं इस चीज़ को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहती, तो मैंने रिएक्ट किया, बट अपने सटल वे में, बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं मचाया, बिकॉज़ मुझे लगता था कि अगर मैं हल्ला मचाऊंगी तो ये और ज़्यादा बात बढ़ जाएगी, बट मुझे नहीं पता था ये बढ़ ही जाएगी। बट फॉर मी, मेरे लिए प्रेगनेंसी फेज़ वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन ये सारे टॉपिक। मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें आनी जानी है लाइफ में, पर जो मेरा वक्त है, मेरा प्रेगनेंसी वक्त वापस नहीं आएगा, तो मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया। बट आई थिंक वो इग्नोरेंस इस तरह भारी पड़ी है, आई रियलाइज़ कि अगर मैं अब बोलूँगी तो फिर और ज़्यादा होगा। तो हर मोमेंट पे जहाँ मैंने सोचा कि यू नो गो ऑल आउट एंड से समथिंग, बस यही था कि ज़्यादा बवाल ना मचे। बट जो होना था वो हुआ। आई मेंटेन माई साइलेंस बिकॉज फॉर मी इनिशियली मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे लिए प्रेगनेंसी ज़्यादा मायने रखती थी। फिर मुझे बेबी हुआ तो मेरे लिए बेबी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ना कि मैं लोगों के जवाबों का, सवालों का जवाब दूं। सो मैं अपनी दुनिया में मैंने एक वॉल खड़ा कर लिया था कि मेरे लिए इस वक्त सवालों के जवाब देने से बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ, अपनी बॉडी के साथ पहले अपने आप को रिवाइव करूं, इस लायक बनूं कि मैं बच्चे को संभाल पाऊं। और वो टाइम ऐसा होता है कि ना आपका और बच्चे का कनेक्शन, ना आप एक दूसरे को जान रहे होते हो और आप अपने आप को भी जान रहे होते हो। आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं, ये कोई नहीं समझता है। तो मैंने ये जान लिया है कि आपका दुख आपका होता है, आप जितनी बार गाओगे, जितनी बार सुनाओगे, वो और बार बार आपको दुख देगा। तो उससे बेटर है मत ही बोलो, मत ही अपनी प्रॉब्लम किसी को सुनाओ। सो आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझ तक ही रहे। मैं अपने आप तक रखना पसंद करती हूँ, ना किसी से शेयर करना। और सेम बात सफाई भी, क्यों किसी को सफाई देनी? कोई मुझे मेरे घर में आ रहा है, मेरी लाइफ चला रहा है? नहीं ना। यस, जो प्यार करने वाले हैं वो ऑब्वियसली समझेंगे, जो नहीं है तो फिर गॉड ब्लेस एवरीवन। प्रिंस का सपोर्ट कैसा था उस समय? अच्छा सपोर्ट था, ऑफ कोर्स बिजी लाइफ थी, एंड उसमें एक एज अ कपल हम दोनों को अंडरस्टैंडिंग दिखाना भी बनता था, और जो हमने कोशिश की। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रोलिंग एंड ऑल दैट, उसकी वजह से डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग उस फेज़ में आ गई थी। बट आई न्यू कि इट्स जस्ट अ फेज़, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रिंस थोड़ा सा
यू नो ऑफ कोर्स जब आप प्रेग्नेंट होते हो एज अ फीमेल आपके अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इमोशनली मूड स्विंग्स, और आप में भी बदलाव आते हैं। आप कभी बहुत रोते हो, कभी खुश होते हो, कभी आपको चाहिए कि आपके साथ आपका पार्टनर साथ बैठे। तो वो सारे मूड स्विंग के साथ वॉट एवर ही कुड डू ही डिड दैट। क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना बनता है। सो आते हैं, हर तरह के फेज़ आते हैं, बट एंड ऑफ द डे आप ये साइड देखो कि बच्चा आ रहा है, यू नो। एंड मैं हमेशा बार बार अपने आप को याद दिलाती थी कि भाई मैं अकेले बच्चा पैदा करने वाली नहीं हूँ, बहुत दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट मच। सो एंड ऑफ कोर्स सेम टाइम पे हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई। घर में काम चल रहा था इंटीरियर का। प्रिंस को हमेशा से था कि वो एक बड़ा घर ले और बच्चा उसमें आए, घर तैयार हो। और वो ऐसी टाइमिंग बैठी कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और प्रिंस ने घर खरीदा उसी वक्त। वो घर पहले ही ले लिया था, पर इंटीरियर का वक्त वही वक्त था जब घर में बहुत काम चल रहा था। तो आई शिफ्टेड टू माई मॉम्स हाउस, मम्मी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको बहुत लव एंड केयर की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त प्रिंस या तो काम कर सकता था या मेरे साथ रह सकता था। तो ये प्रिंस ने डिसाइड किया था कि तुम अपनी मम्मी के यहाँ रहोगी तो तुम्हें बहुत केयर मिलेगी, प्यार मिलेगा, और मैं तो हूँ ही। सो इट वॉज अ गुड डिसीजन। देन ही ड्रॉप मी टू माई मॉम्स हाउस एंड वहाँ पे देन ही ऑल्सो शिफ्टेड फॉर सम टाइम, बट ऑफ कोर्स शूट्स, घर देखना, ये सारी चीज़ें तो ये रहा। बट वो आई डोंट नो, आई थिंक हर लड़की, इसमें कोई गुनाह नहीं अगर आप अपनी माँ के घर जा रहे हो, रह रहे हो, है ना। और हर लड़की अपनी फैमिली के साथ, अगर आपके पास वहाँ फैमिली नहीं है, आप अकेले हो, तो आप डेफिनेटली वहाँ शिफ्ट होगे जहाँ आपको वो एटमॉस्फेयर मिले। बट आई थिंक ये चीज़ वो आई थिंक मेरे ग्रह से चल रहे थे, वो चीज़ पॉपअप होनी थी। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सभी लोग बोल रहे हैं अपनी मम्मी के, अरे सब अपने माँ बाप के घर रहते हैं। हाँ, वो तो है ही है, कई लोग अपने जाते हैं अपने। ऑफ कोर्स अगर वहाँ पे मेरे पास फैमिली होती तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि मैं अपनी मम्मी के आगे रहूँगी। बट क्या करें, आई थिंक इस चीज़ का सवाल का जवाब मैं तब भी दे सकती थी, पर मैंने कहा भाई छोड़ो, सफाइयाँ नहीं देनी अभी इस वक्त अपना शरीर और बच्चा इम्पोर्टेंट है। ओम नमः शिवाय। और खुश होके फोकस करो इस चीज़ पे। तो ये सारी ये होती रहती हैं ज़िंदगी की ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे तो बहुत बड़ी हो जाती हैं ये। तो इनको मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। एंड थोड़ा सा प्रिंस ऑफ कोर्स इमोशनल हो जाता है एंड ही जज्बाती है, तो लोगों का सुन के, लोग बोल के, तो उस वक्त हुआ वो, तो उसको इफ़ेक्ट करती थी चीज़ें। तो मैं समझाती थी, लेकिन वो फेज़ ऐसा था, हमारे बीच में डिस्टेंस भी बहुत आ गया था, उसका वहाँ रहना, मेरा वहाँ रहना। बट हो गया, फेज़ निकल गया। एंड दैट इज़ वाई उस वक्त मेरा जवाब देना नहीं बनता था। आई थिंक साइलेंस जो होती है ना, एक चुप 100 को हराए, मेरा तो ये मानना होता है। तो एक चुप्पी 100 को हराती है। सही है, बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, ये सब लोग मेरे साथ घर में प्रेगनेंसी में नहीं है, जिनको मैं सफाई क्यों दूँ फिर। जो मुझे प्यार कर रहे हैं वो जानते हैं, वो मेरे साथ में है, तो मेरा फोकस यहाँ होना चाहिए, वहाँ नहीं। ठीक है, हम शुरू करते हैं आपके करियर से। जी सिने स्टार्स, कैसे, ये कहाँ से आया ये? मतलब एक लड़की जो यूपी में है और अचानक ऑल ऑफ सडन, क्या उसकी पहले से ऐसी ख्वाहिशें थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना है, क्या था? ख्वाहिशें तो जब मैं बहुत बहुत छोटी, और मैं बहुत छोटी जगह से आई हूँ, छोटे गांव से आई हूँ। गांव तो नहीं बोलूँगी, कस्बा बोल सकती हूँ। बट सपने थे, और कभी ये नहीं सोचा था कि सपने पूरे भी हो जाएंगे। पर इतनी छोटी थी ना, मतलब 3-4 साल का बच्चा क्या होता है, आप टीवी की तरफ देख के बोलता है कि, मैं बोलती थी कि ये मुझे यहाँ जाना है, एक बार मुझे यहाँ जाना है। अक्ल भी नहीं थी तब से। आई थिंक आई स्टार्टेड सेइंग दिस एंड मुझे नहीं पता था। मैं बोलती थी शाहरुख खान बादलों में रहता है शायद। बड़ी होती गई, फिल्म देखती गई, कुछ कुछ होता है, यू नो, DDLJ। तो मुझे लगता था यार शाहरुख खान तो सच्ची में ना बादलों में रहता होगा। बॉम्बे, एक दिन बॉम्बे ज़रूर जाऊंगी मैं। ओके। लिटरली कोई लेना ना देना, बट सपने बुनती थी। एंड बिकॉज कोई, अच्छा DDLJ में कुछ कुछ होता है, मैं जो कपड़े पहने हैं काजोल ने रानी मुखर्जी ने, मुझे वैसे कपड़े चाहिए। तो मेरी मम्मी पापा शॉपिंग के लिए मुझे दिल्ली लेके जाते थे। ओ ऐसा, तो फुल ऑन पूरे शौक पूरे होते थे, फुल फिल्मी कपड़े पहनना। छोटे होते थे कि हाँ चलो जो पसंद आए बच्चों को। सो बचपन से फिल्मी थी, मुझे नहीं पता था ऊपर वाले ने मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आना है।
बस कुछ नहीं, किस्मत ऐसी लेके आई, बॉम्बे में लैंड हुई और लैंड होते ही देखा सामने शाहरुख खान का पोस्टर। मैंने कहा यार ये तो शाहरुख खान जिसे मैं बोलती थी बादलों में रहता है। मैं उस सिटी में आ गई हूँ, बॉम्बे में, और सिर्फ एक बार का सपना था कि मुझे एक बार जाना है, ये विश होती थी मेरी कि एक बार जाऊंगी। फिर तो आप घूमने के लिए आई थी फर्स्ट? नहीं, आई केम थ्रू दैट रियलिटी शो जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझे, बेसिकली मैं दिल्ली में फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, उन्होंने मुझे वहाँ चुना। एंड मैंने बोला प्लीज़ मेरे पापा को आप, मुझे समझ में आया कि आप मुझे बोल रहे हो कि आप हमें, आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है कि आप कुछ करोगे बॉम्बे में, पर मैंने उन्हें बोला प्लीज़ मेरे पापा को मना लेना। मैं बहुत खुश हुई ये अपॉर्चुनिटी पाके। मैंने अच्छा, ये आपके डैड को लेकर भी इन्फॉर्मेशन है विकिपीडिया पे, टीचर थे? नहीं, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। तो उस वक्त मैंने पापा का मोबाइल नंबर दिया, ये मेरे पापा का मोबाइल नंबर है और प्लीज़ आप उनको फ़ोन करिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा, उनको कन्विंस कर लेना प्लीज़। मैंने अपनी तरफ से हाँ मैं आऊँगी मैं आ रही हूँ, बट नॉट विदाउट माई पेरेंट्स। तो आई एम टेलिंग देम कि कैसे कैसे उनको मनाना है, बट एनीवे समहाउ ही अग्रीड एंड वो दिन था और आज का दिन है। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरी फिल्म में ओम शांतियों में जो डायलॉग था, अगर आप दिल से कोई चीज़ मांगो वो पूरी हो जाती है, तो दिल से बचपन से ही मांग रही थी मैं। और आई नेवर थॉट कि मेरा प्रोफेशन ये होगा, सिर्फ एक बार आना था, शौक पूरा करना था बस। एंड टुडे हियर आई एम। मतलब क्या कनेक्शन है ना, आप बचपन से एक सपना देख रही हो और एक फिल्म आती है, उसकी भी सेम ऐसे ही कहानी है और उससे से आप जुड़ती हो। जैसे आपने डेस्टिनी का कनेक्शन बोला ना, राइट, सेम कनेक्शन। अब मैं एनर्जीज और कनेक्शन और तकदीर में बहुत बिलीव करती हूँ। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। अगर मैं आज बैठ के आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो इसके पीछे भी कोई रीज़न है। सो है कुछ तो, जब से आप पैदा होते हो और जब तक इस दुनिया में रहते हो तब तक हर चीज़ का डॉट टू डॉट कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। सो वो डॉट्स अब मैं मिलाने लग गई हूँ कि ये कनेक्शन ऐसा था और वहाँ ये कनेक्शन आज का नहीं है। ये कनेक्शन बहुत पुराना था। जब मैं छोटी सी थी 3 साल की, तब से ऐसे बोलती थी, बोलना भी नहीं आता था, वहाँ जाना है। सो वो ये कनेक्शन है। ये फराह खान की नज़र कैसे पड़ी आप पर? ओह, आई एम ब्लेस्ड, आई फील हैप्पी। फराह मैम ने, वो मेरे एड्स देखती थी, उन्होंने भी रियलिटी शो देखा था मेरा, फिर उन्होंने मुझे देखा एड्स करते हुए। शी वॉज वेरी हैप्पी, शी टोल्ड मी मुझे बड़ी अच्छी लगी तुम स्क्रीन पे। और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें कास्ट करूँगी। तो अगेन आई डिडंट नो कि वही उन्होंने अपनी एनर्जी भेजी मेरी तरफ एंड वन फाइनल डे मैं फिल्म कर रही हूँ। एंड अगेन सोचो कनेक्शन, क्या कनेक्शन, बचपन में शाहरुख खान जिसके बारे में बात करती थी, कभी सोचा नहीं था। बॉम्बे फर्स्ट टाइम लैंड किया, सामने पोस्टर शाहरुख खान का, करेक्ट है। एक टाइम स्पैन बीता, उसके बाद कट्टू में फिल्म कर रही, मेरी पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ। तो ये है डेस्टिनी। करेक्ट। याद है फर्स्ट चेक कितना मिला था? डिस्कस कर सकते? फर्स्ट मुझे याद भी नहीं है। हा? मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा, तो मैंने पूछा ही नहीं, मिला था ऑफ कोर्स, बट आई डोंट रिमेम्बर फर्स्ट चेक एज इन बिल्कुल फर्स्ट। नो, इस फिल्म के लिए, ओम शांतियों के लिए नहीं, याद नहीं है, फिल्म के लिए याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, तो ये खुशी थी मुझे कि इतना बस याद है जब मैं सिग्नेचर कर रही थी, कुछ होती है ना चीज़ें याद रहती है पर्टिकुलर, तो वहाँ मैंने एज ए प्रोड्यूसर गौरी खान का नाम देखा, मैं बड़ी इंप्रेस हो गई। मैंने कहा वाओ, ही सच अ नाइस पर्सन। बच्चे होते थे तब। सो या डेस्टिनी की बात कर रहे थे, शाहरुख के भी अगर हम इंटरव्यूज़ देखें तो वो इन चीज़ों को बहुत तवज्जो देते हैं और न्यू कैमर्स के साथ वो हमेशा उनका बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है। कंफर्टेबल टू फील कराने से लेके अप्रिशिएशन तक में वो हमेशा रहता है। आपके साथ कैसा रहा पूरे ऑन द सेट एंड ऑल? देखिए, जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ज़ीरो से की हो ना, तो उसको हर चीज़ की अहमियत बहुत होती है। तो ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू एवरीवन। तो इससे पता चलता है कि इस बंदे ने बहुत मेहनत की है एंड ही इज़ लिटरली जेम ऑफ अ पर्सन। अच्छा इंसान अच्छा ही होता है, वाइट इज़ वाइट, ब्लैक इज़ ब्लैक, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। तो ही इज़ अ नाइस पर्सन। एनी मैसेज, कुछ ऐसी कोई बात जो आपसे रह गई? मुंबई में आए हैं,
मैं दिल से हमेशा मेरा ग्रैटिट्यूड रहेगा कि मैंने फरा मैम को हमेशा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पता नहीं इतना लंबा टाइम मैंने कैसे निकाल दिया, घबराहट होती थी, डर लगता था, नहीं पता, बट दिल में हमेशा से था। बट इसको बोलते बोलते मुझे बहुत साल लग गए। अभी वो फरा मैम घर पे आई थी अपने शो के लिए, तो तब मैंने उनको बोला। आई डोंट नो, कई बार क्या होता है ना, आप प्यार दिखाना चाहते हो लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आता। समहाउ आई थिंक अब वो ठहराव आ गया है जहाँ मैं बोल सकती हूँ थैंक यू टू शाहरुख खान सर एंड फराह मैम, जहाँ जिन्होंने मुझे एक अपने साथ काम करने का मौका दिया। एंड आई एम ब्लेस्ड, अच्छे लोग मिले हैं मुझे लाइफ में जिनके साथ मैंने काम किया है। और मेरी फिल्म रही है ऐसी स्पेशल फिल्म जो आज तक लोग याद रखते हैं। एंड आई जस्ट विश ओम शांति ओम पार्ट 2 भी बने। और आई थिंक अगर ऐसा होता है, जब विश ऐसा हो, तो ये सोने पे सुहागा होगा। आई थिंक वी विल रीलिव आवर लाइफ एवरीवन। राइट। बट जो फरा आपके घर आई थी, आप लोगों ने काफ़ी उनका स्वागत किया, मैंने वो वीडियो भी देखा। उसमें आप लोगों ने उन्हें गिफ्ट किया था, रिंग दी थी, और लेकिन आपका ये जो गेस्चर है इसे भी इंटरनेट पे ट्रोल कर दिया गया। अच्छा, मुझे नहीं पता। और उसमें काफ़ी कमेंट्स आए कि ये अभी कमबैक करना चाहती है और इसके लिए अभी मस्का मार रही है। नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे जिस दिन फराह मैम आई उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि युविका, मैंने तुम्हें बोला था ये फिल्म करो, मैं तुम्हें अगली फिल्म देने वाली हूँ, ये रोल कर लो, एंड मैं तुम्हारे लिए एक सोच रही हूँ बहुत अच्छा। अगर ऐसा करना होता तो मैं उनसे टच में बहुत पहले से होती। और ये बात मैं भूल गई थी, ये बात मुझे उन्होंने बताई उस दिन घर पे। सो मैंने कहा यार ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। और मैं उनसे टच में नहीं थी बहुत टाइम तक, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद उनको ये ना लगे कि अपने मतलब के लिए है। ये आता था मेरे अंदर कि अपने मतलब के लिए चिपक रही है बहुत ज़्यादा। तो सोचो कहाँ ओम शांति ओम, और इतने सालों लग गए मुझे उनको अपने अंदर की फीलिंग बताने में। एंड ये जेन्युइनली कई बार सोचती थी, मैसेज टाइप करती थी, फिर रुक जाती थी। मैंने कहा उनको ऐसा ना लगे। अच्छा, आपको मन में आता था थॉट्स, लेकिन बिल्कुल मैसेज भी टाइप करती थी, रुक जाती थी। मैंने कहा उनको ऐसा ना लगे चिपक रही है काम के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपना जेन्युइन प्यार दिखाना चाहते हो, रेस्पेक्ट दिखाना चाहते हो, लेकिन सामने वाला कैसे प्रोसीव करे, लगे कि भाई इतने सारे लोग आते हैं वो भी ऐसे हो। बट ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज व्हेन शी इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, दिल से है, बहुत बहुत अच्छी है। तो जब उन्होंने सामने से मुझे बोला कि भाई तुम टच में क्यों नहीं रही, तो मैंने फिर बोला, मुझे लगता था कि कहीं आपको ऐसा ना लगे बहुत चिपक रही है। एंड देन वो तो बहुत छोटा सा जेस्चर था, बहुत छोटा सा, वाज नथिंग। बट आई डोंट नो, समटाइम आप बहुत कुछ करना चाहते हो और समय इतना कम था, तो व्हाटएवर आई कुड डू फॉर हर, बट माई लव फॉर हर एंड रिस्पेक्ट फॉर हर वो लाइफ के लिए रहेगी हमेशा। राइट। अगर ये चीज़ करनी होती तो पहले ही कर चुके थे, बहुत पहले। डेफिनेटली आप मुझे और फिल्मों में देखते होंगे। बट क्या ये तो इंडस्ट्री का है ना, गेम है ना, कनेक्शन गेम, आप क्यों इससे ऐसे करते हो? आई डोंट नो, कई बार है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में मौका दिया, जितने प्यार से उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, इतने अच्छे से ट्रीट किया, सेट पे भी उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से रखा। तो एक स्पेशल अटैचमेंट बन गया था मेरा उनके साथ कि ऐसे कौन करता है, यू नो। तो मैं देखती थी उनको, सेट पे बड़ा स्ट्रांग रहती थी, स्ट्रिक्ट सबके साथ। जब मेरे पे बात आती थी तो शी वाज लाइक, ये भी कहा कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, यू नो, अगर मैं रीटेक करी हूँ टेक योर टाइम। तो इतने पेशेंस किसके पास होते हैं भाई। तो ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइमर हो, आपके लिए आपके आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं, और कोई आके इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट दिखाए, तो एक अलग वैल्यू बन जाती है। समवन हु इज गिवन मी चांस इन द इंडस्ट्री, जिन्होंने फिल्म में, इतनी बड़ी फिल्म में मुझे काम करने का मौका दिया, और कभी ये नहीं बोला कि तुम ऑडिशन करो और एक और ऑडिशन करो। वो मेरे साथ बैठी, और आई थिंक समहाउ उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये रोल मेरे ऊपर फिट बैठेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, आज भी है। बट मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने कनेक्शन गेम की बात की, क्यों, मतलब आपने क्या होल्ड करता है आपको, क्यों ऐसे कि, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही वर्क करता है ना। आप, आई डोंट नो, मुझे लगता था कि हर तरह की दुनिया है, कोई दिखावे पे चलते हैं, कोई दिल से चलते हैं, तो मैं दिल से चलने वालों में से हूँ। इसलिए मात खा जाती हूँ कि कई बार जो अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं वो बहुत स्पीड से निकलते हैं, और मैं ये नहीं कहती वो बुरे हैं, वो उनके तरीके हैं, शायद मुझे ये तरीका नहीं आया। तो इसलिए जो दिल में आया, विदाउट गाइडेंस, विदाउट एनी मेंटोर, वो किया। दैट इज़ व्हाई। बट कैसे थी उसके बाद की जर्नी, कैसे, क्योंकि अगर फिल्मोग्राफी देखें तो उतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई देती जो हम करते हैं, तो क्या था, मतलब
ऑफर्स आ रहे थे या आप चूज कर रही थी, क्या रीजंस थे जो ऑफर्स आ रहे थे? हाँ। बहुत सारी फिल्मों के मैंने ऐसे भी ऑडिशन दिए हैं जहाँ पे लिटरली अगर मेरे पास किसी अच्छे इंसान की गाइडेंस होती तो मैं अच्छे सेटअप ऑफ फिल्म्स कर पाती। ओके। और जहाँ ऐसे नहीं कि सामने से फिल्म आई है और ऑडिशन किया है मैंने, उन्होंने मुझे बुलाया है, ऑडिशन किया है, उसके बाद मैंने कुछ ऐसी फिल्मों को मना किया है, अच्छे उम्दा डायरेक्टर्स को मना किया जहाँ मुझे लगता था, बाद में मुझे महसूस हुआ कि यार कोई मेरे यहाँ पे रिश्तेदार तो बैठा नहीं है। बट आई थिंक मैंने क्यों मना किया बाद में, हाँ। जब आप जल्दी इंडस्ट्री में आ जाते हो और जब आपको कोई गाइडेंस नहीं होती है, आपके बैकग्राउंड में भी कोई नहीं होता, तो आपको कुछ आई थिंक जब नहीं समझ में होती तो आप ऐसे ही सीखते हो, गिरते हो, खड़े होते हो, फिर चलते हो, फिर गिरते हो, फिर खड़े होते हो, फिर सर समझ में आ जाता है कि आप बहुत गिर चुके हो। बार बार फिल्में इतने हाथ से जा रही हैं, आई थिंक मुझे वो कर लेनी चाहिए थी, वो नहीं करनी चाहिए थी, तो वो गाइडेंस नहीं था, तो इस वजह से रैंडमली फिल्म साइन करना, रैंडमली फिल्मों को मना करना, दैट्स हाउ इट हैपेंड, नथिंग वाज प्लान्ड। तो इसीलिए मैं दिल की सुनती थी कि हाँ ये कर लेती हूँ फिल्म, नहीं ये नहीं करती। तो समटाइम्स या दैट्स हाउ मेरा करियर शेप हुआ है कि मैं दिल की सुनी है, कभी अक्ल नहीं लगाई, बिकॉज आई वाज टू यंग। सो थोड़ी भी अगर गाइडेंस होती ना कि ये फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छी थी। तो हर बार आपने ही रिजेक्ट की फिल्में? आपने ही मना किया? नहीं, हर बार कुछ अच्छी फिल्में, हाँ, कुछ अच्छी फिल्में जिनका मैंने ऑडिशन किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-6 बार, एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड, एंड देन मैंने बोला नहीं ये तो नहीं बता सकते हैं, कोई नाम ले सकते हैं? श्योर नहीं। इसी बात पे फिर चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, बट गुड फिल्म है। तो फिर बिग बॉस में कैसे जाने का सोच लिया? बिग बॉस में जब मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मना कर चुकी थी ज़िंदगी में, ऐसे भी फेज़ आए हैं जब कभी काम नहीं रहा है, तो जब काम नहीं रहा है तो फिर उस वक्त आप सोचते हो कि काम है लेकिन वैसा काम नहीं है जैसा मुझे करना है। टचवुड ऐसा कभी नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ, वो काम होता रहा है, बट डिसीजन मेकिंग में हमेशा ऊपर नीचे। मैंने कहा अब मैं कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहती हूँ, तो अब मैं थोड़ा होल्ड होके चलती हूँ। बिग बॉस का ऑफर पहले भी आता था, पर कभी ऐसा था कि नहीं झगड़ा वगड़ा वाला शो है, मुझसे नहीं होगा। बट समहाउ आई थिंक जैसे आपके सितारे के बोला ना कनेक्शन, कि मुझे शो में जाना था और मैं घर वालों को बोल के जा रही थी कि मैं 1 वीक में वापस आ जाऊँगी। हाँ, मेरी जर्नी 1 सप्ताह की होगी, तो ज़्यादा वो मत करना, रिलैक्स करना, नथिंग। आई वेंट देयर एंड बस मेरी वहाँ जाके किस्मत में जो लिखा है आपको पता ही है। टकरा गए। 1 मंथ रुकी मैं प्रिंस की वजह से। हाँ। 1 सप्ताह बोल के आई थी, एंड प्रिंस ने बोला ऐसे तो तुम 1 सप्ताह में ही निकल जाओगी, खेलो कुछ करो। तो बचा के 1 वीक तो खींच लिया उसने मेरे साथ, एंड आफ्टर दैट ही इज़ लाइक आगे तुम्हें खेलना पड़ेगा, मैं हर बार नहीं बोल सकता हूँ ऐसे करो। और मैं सुनती भी नहीं थी प्रिंस की, वो कैसे तैसे करके ही वाज मैनेजिंग कि नहीं यार युविका नहीं आउट करते हैं, ऑल दैट। बट तकदीर में लिखा था मेरा शो में जाना, और मैं उससे पहले भी जा सकती थी, मैं उसी वक्त क्यों गई? करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जब मैं आज बैठ के सोचती हूँ ना, आई डोंट रिग्रेट नाउ, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, कुछ भी नहीं। जो चीज़ लिखी थी शायद मेरी भलाई के लिए लिखी थी। तो या सफ़र शादी के लिए गई थी मैं बिग बॉस में। हाँ। लोग खेलने जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब वो मेरी ज़िंदगी में आई थिंक वो लास्ट चीज़ होगी मैं कभी ये सोचूंगी काम पे मुझे कोई मेरा जो बंदा होगा, दोस्त होगा, वो मेरा लाइफ पार्टनर होगा, कभी नहीं। ये तो दिमाग में ये रहता था कि नहीं, काम करते वक्त मैं कभी किसी एक्टर से प्यार नहीं करना, कभी। बहुत क्लियर थी इन चीज़ों में मैं, काम करना, घर वापस आना, काम करना। बट सी लाइफ, वी वर फ्रेंड्स, अंदर तो हम दोस्त ही थे, पर मुझे नहीं पता था इस बंदे से मेरी शादी होगी जब मैं घर से बाहर आऊँगी। एंड क्या कुछ ऐसी क्वालिटी बताइए प्रिंस की, क्योंकि उससे पहले तो प्रिंस बैक टू बैक शो जीत कर आए थे, काफ़ी उनका रिबेलियस जैसा उनका नेचर माना जाता था, तो आपको किस चीज़ ने वो किया है? मैं प्रिंस को जानती ही नहीं थी। हाँ। मैंने प्रिंस को जो 1 महीना शो में बिताया है, सिर्फ उतना ही जानती थी। उससे पहले कौन प्रिंस था, क्या कैसे, कुछ नहीं पता। इतना पता था कोई शो है
और मैं कभी भी रोडीज एंड स्प्लिट्स वाला वगैरह कभी, स्पेशली स्प्लिट्स विला एंड ऑल, कभी ऐसे रहता है नहीं यार ऐसे शो के बच्चे। अच्छा, आपने देखा ही नहीं था? देखा नहीं यार, नेवर यूज्ड टू लाइक ओनली। मैंने कहा यार बड़े अजीब लड़के लड़कियां होते हैं इधर, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को, फिर आगे निकल जाते हैं। बट आई मेट हिम, तो मैंने कहा इस लड़के के बारे में इतना सुना है कि शो के अंदर ही सब लोग होता है ना कि यार ये इसने शो किए हैं, तो बैठ के हम बात कर रहे हैं, मैं किसी और से बात कर रही हूँ, दे आर टेलिंग मी इसने इतने रियलिटी शो जीते हैं, उसमें ऐसा किया, उसमें ऐसा किया है। तो मैंने कहा ये रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है। जो स्क्रीन पे जो जिस तरह के गेम्स वेम्स खेल के आया है, एंड देन बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बेसिक बंदा, इमोशनल दिल का, मेहनती बंदा। तो फिर जाना वो होता है ना ऑन स्क्रीन, जो आप जो देखते हैं सिर्फ उतना ही देखते हैं, उसके अलावा इंसान को नहीं देखते कैसा होता है, वो पर्सनल जानने में पता चलता है। सो देखा है तो बड़ा अच्छा बंदा है, बहुत ही अच्छा है। तो बस दोस्ती हुई हमारी। उसके बाद आप बाहर होती हैं, फिर ऑन डिमांड बाहर होती हूँ, हाँ। देन ही प्रपोज्ड मी देयर। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये टीआरपी के लिए है क्या, क्योंकि तुम तो शो जीत के आए हो भाई, मेरे लिए ये पहला ऐसा अलग सा शो है जिसमें मार धाड़ भी होती है, सब कुछ होता है। मैंने अलग तरीके का रियलिटी शो किया, लेकिन ये यहाँ नहीं चलेगा, ये तो प्लीज़ ये मत करो, मेरे साथ मत करो, बिकॉज मैं वैसी ऐसी नहीं कि अभी की अभी हाँ बोल दूंगी और ये कर दूंगी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे दोस्त बन के रहने दो, और मैं उस जोन में नहीं हूँ। देन ही फेल्ट कि जब मैं बाहर निकली तभी मैं बोल के आई थी, एंड देन ही मूव टू अनदर गेम। मैंने कहा मेरे साथ गेम मत खेलो, यू नो, मुझे दोस्त रहने दो। एंड देन घर से बाहर आई मैं, घर से बाहर अलग माहौल चल रहा था, फैमिली मेरी फैमिली से मिली, प्रिंस की फैमिली, एंड वहाँ अलग रिश्ते की बात चल रही है। अच्छा, वहाँ हो चुका है, ओके। आप लोग घर के अंदर थे या फैमिली मैं घर के बाहर आ चुकी थी। अच्छा, आप आए उसके बाद? एंड प्रिंस की फैमिली मिलने के लिए आई, ऐसी नॉर्मल, वो बातों बातों में उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया कि हमें बहुत पसंद है आपकी बेटी, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, प्रिंस को पता भी नहीं है। एंड देन आई थिंक ये संयोग मिलने थे हमारे, ये चीज़ें होनी थी, होती चली गई, पता ही नहीं लगा बॉस कैसे टाइम बीता है। उस सीजन में एक और जन थी, हाँ, नोरा फतेही। बात होती है, आज भी डिस्कस करते हो आप दोनों मियाँ बीबी? टाइम कहाँ है, इतनी बिजी क्या था वो? नहीं, इट वाज अ गेम, एंड एक्चुअली अगर ऐसा होता तो फिर उसी टाइम यू नो आई वुड हैव आस्क्ड, बट इट्स पार्ट ऑफ हिज शो। कभी आई नेवर फेल्ट कि मैं ऐसा कुछ फील करूं। सो सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन टांग खिंचाई तो करती होगी ना आप? नहीं नहीं, कभी जब दोस्त होती थी तब मैं बहुत टांग खिंचाई करती थी। उसके बाद आई थिंक इतनी फास्ट स्पीड से जिंदगी गई है ना, काम शुरू हो गया, चीज़ें शुरू हो गई, एंड देन कभी नहीं। प्रिंस क्या क्लेरिफिकेशन देते हैं, वो सुनना चाहते हैं, बस थोड़ी, क्योंकि ऐसा क्लेरिफिकेशन होगा प्रिंस से ही पूछना। वो प्रिंस ज़्यादा अच्छे से बताएगा। He always says game, game, game. He's like, जब तुम निकली मैंने फिर अपना गेम पे फोकस किया, मैं इमोशनल हो गया था तुम्हारे लिए, जब तुमने मुझे बोला कि मैं मतलब अगर शो के अलावा भी कि मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती हूँ तुम में, तो वो उसको लगा कि ही थॉट कि मैं बाहर शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ शादी वादी होने वाली है मेरी, या ऑलरेडी फिक्स्ड हो गई है ना। तो उसने बोला कि मैंने उस वक्त बोलना सोचना छोड़ दिया था, फिर मैंने अपने गेम पे फोकस किया, एंड देन गेम पे फोकस जब होता है देन पीपल डिसाइडेड कि हम ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे साथ में, सो दे प्लेड। राइट। फिर आप बाहर आती हैं और सारी चीज़ें आप अपने देखती हैं, प्रिंस शो जीतते हैं, ही कम्स आउट ऑफ द शो एंड नॉर्मल अपनी लाइफ शुरू हो जाती है, ही इज़ डूइंग हिज इवेंट्स, मैं अपना काम कर रही हूँ। एंड क्योंकि प्रिंस का कोई और जानने वाला नहीं था बॉम्बे में, रियलिटी शो ख़त्म होने के बाद बाकी लोग मिले ही नहीं, एक दो लोग मिलते थे, हम टच में रहते थे, धीरे धीरे आपका वो भी टच ख़त्म हो जाता है। सो इट वाज मी एंड प्रिंस, जो हम ऐसे फ्रेंड्स थे जो आस पास में ही रहते थे। सो वेन एवर ही इज़ इन प्रॉब्लम आई वाज देयर। ओके, सो दैट्स हाउ दिस बॉन्ड स्टार्टेड ऑफ फ्रेंडशिप। एंड ही इज़ लाइक, सी मुझे तुम डे वन से उसी सेंस में पसंद है कि मुझे शुरू से मुझे एक चीज़ के लिए बोलता था कि मैं शादी करनी है मुझे तुमसे, या इवन इन द शो आई डोंट नो वो दिखाया नहीं दिखाया, इज़ लाइक कि शादी करूँगी। जब शुरुआत हुई थी तो ही यूज्ड टू गिव हिंट लाइक दिस, अगर मैं शादी करूँगा तो मैं ऐसी लड़के से करूँगा। सो लाइक मजाक मस्ती कर रहा है, करते करते उसका मजाक तो सीरियस होता चला गया।
एंड देन ऑफ कोर्स जब ये बाहर आया, उसको उसकी फैमिली ने भी, प्रिंस की फैमिली ने भी इंटरेस्ट दिखाया, एंड देन होता है ना, आपकी फैमिली अगर साथ खड़ी है आपके डिसीजन में तो आपके इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो समहाउ हमारे सितारे मिलने थे, हमें साथ होना था। लेकिन उन्होंने इसमें भी मस्ती छोड़ी नहीं, प्रपोजल पे भी आपको बहुत परेशान किया। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब कि शौक था कि ये शादी ये तो होने वाला है रिश्ता। मैंने बोला, तो जब झगड़ा हुआ था तब मैंने कहा मुझे पता था ये स्प्लिट्स विला वाले लड़के ऐसे ही होते हैं। आई नो, वो बचपना, वो पागलपंती। ही इज़ लाइक फुल प्लान किया था उसने सारी चीज़ें। बहुत रुलाया था मुझे, बाप रे। वैसे ही हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा करते रहते थे। तुमने मुझे, आई यूज़ टू बी वेरी काम, मतलब मुझे फ़ोन वोन, अगर ही इज़ वर्किंग सो आई नेवर यूज़ टू कॉल हिम। वो मुझे फ़ोन करके, तुम मुझे फ़ोन नहीं करती हो, तुम मुझे फ़ोन नहीं करती हो, क्यों नहीं फ़ोन करती, ये कौन सा तरीका होता है। मैंने कहा भाई तुम्हारी अपनी ज़िंदगी चल रही है, मैं क्यों फ़ोन करूँ। तो इन बातों पे लिटरली हमारे झगड़े होते थे, बच्चों वाली चीज़ों पे। तुम्हें मुझे 4 से 10 बार फ़ोन करना चाहिए, व्हाट इज़ दिस। बट हाँ, होते 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 ये बात फाइनली उसने मुझे प्रपोज़ किया फैमिली के सामने। अभी भी याद है, हम लोग डिनर के लिए बैठे थे एंड काफ़ी अलग था, बिकॉज मेरे इमोशंस तो ये थे कि अभी सुबह से रात तक रो रही हूँ, झगड़ा कर लिया, मैंने ब्रेकअप भी कर लिया प्रिंस के साथ। अच्छा। मम्मी मुझे इसके साथ नहीं रहना, उसका फ़ोन भी है, ब्लॉक श्लॉक हो गया है फ़ोन। आई डिडंट नो सब लोग मिले हुए हैं और ये सारी अरेंजमेंट हो रही है। बस उसके बाद रोना धोना देख के ये क्या। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स सामने बैठे हो तो सीरियस हो जाता है हर चीज़, इमोशन भी डिफरेंट होते हैं। सो ही मेड श्योर कि वो उसी दिन मुझे प्रपोज करे जिस दिन मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो उसने और स्पेशल बना दिया। तो मतलब जितना गुस्सा दिलाया उसने उतना ही अच्छे तरीके से समेट दिया, ठंडा कर। अच्छा, प्रिंस अपने गुस्से के नेचर की वजह से भी जाने जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आता है। ठीक है वो पंजाबी लड़का है भाई, ठीक है, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है गुस्सा। तो ये झगड़े जो होते हैं लाइक जिनके, तो ये क्या प्रिंस रियली वैसा रहता है या फिर ये कैमरे के लिए रहता है? उस वक्त जब जो सिचुएशन चल रही होती है ना, ये उस वक्त के इमोशन होता है जो कुछ टाइम में ठंडे भी हो जाते हैं। पर इस वक्त अगर हम जो कोई, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो बात करते करते कोई इमोशन मेरे अंदर से निकल के आ गया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी कहीं और होगी, किसी और चीज़ों में होगी, तो वो मोमेंट टू मोमेंट बात होती है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हम देखे थे इस बार का जो स्प्लिट्स विला हमने देखा था, तो एल्विश यादव के साथ उनकी काफ़ी हुई थी। बाद में पूरी वो तो आर्मी जैसे पूरे, सच्ची में थैंक गॉड मैंने नहीं देखा। सीरियसली नहीं देखा? ना, आई एम सो बिजी, अच्छा, आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। प्रिंस शेयर करते कभी ऐसे? ना, घर पे हमारी काम की बातें नहीं होती, कोई भी बात नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने पूछ लिया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। एंड मेरे इस फेज़ में आई थिंक ये इतना ब्यूटीफुल फेज़ है हम दोनों के लिए, तो किसी चीज़ पे टॉपिक उठता ही नहीं है। बिकॉज व्हेन क्लीन इज़ देयर तो ओनली ए क्लीन, सारा माहौल ही डिफरेंट रहता है। सो एंड फॉर मी तो मैं तो ये ट्रोलिंग नाम का वर्ड ही मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये तब से चलता आ रहा है। तो मैं तो किसी चीज़ के बारे में बात करना पसंद नहीं करती। एंड ही डजंट टॉक। घर में ही इज़ होम, देन सारी चीज़ें, अभी क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या मस्ती, ये सारी चीज़ें चलती हैं। बट ये मैं समझना चाहता हूँ कि लाइक अगर एक कोई शो है, उसका एक फॉर्मेट है, वहाँ चीज़ें हो जाती है, बट उस फैंस जो जिस तरह से, जैसे एल्विश आर्मी की फ़ैन, वो जिस तरह से पूरे पीछे पड़ गई थी और सारी चीज़ें, वो कितना सही है इस तरह? देखिए, इमोशंस हैं, सबके फैंस के अपने अपने इमोशंस होते हैं। एंड अब सही गलत आप बताने जाओगे तो आप इसी चीज़ में फंस जाओगे। जैसे मैंने प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मैं बताने जाती तो मुझे पता था मैं फंस जाऊंगी। वो मुझे आधा समझेंगे, आधा नहीं। जिनको नहीं समझना उन्हें नहीं समझना, जिन्हें समझना है तो उसमें आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये फैंस का प्यार है, चलता रहता है, आपस में टकरार चलती रहती हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। कौन सही है कौन गलत, वो तो मैं तभी बता सकती हूँ जब मैंने एक्चुअली चीज़ें वो की हों। मैं जेन्युइनली इस पे घुसती नहीं हूँ इन चीज़ों में। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, क्या है क्या कैसे कैसे। थोड़ा बहुत बीच में ट्रोलिंग हुई थी जब बच्चे इन्वॉल्व हुए थे, घर के बच्चों के बारे में बोला जा रहा था। मैंने कहा यार ये गलत है, बस ये मत करो, फैमिली को इन्वॉल्व मत करो, बस समय थोड़ा। हाँ, बाकी जो कुछ करना है आपस में करो, ये चलती रहती हैं चीज़ें। इट्स नॉट फॉर लाइफ टाइम, ये ज़िंदगी नहीं है। एक पॉइंट आएगा जब सबकी अपनी लाइफ चल जाती है। आज प्रिंस को बच्चा है, उसको भी बच्चा हो जाएगा, सबको बच्चे हो जाएंगे, सब बूढ़े हो जाएंगे, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल,
नहीं, सब अच्छे से खुश रहो यार, सब अच्छा, मिल जाता है। ये जो प्रिंस की जो दोस्ती है, मैं बस जानना चाहता हूँ क्योंकि रणविजय के साथ जैसे उसको अपने गुरु मानते हैं, Yes. लाइक, तो कैसे बॉन्ड है उनके, क्या आपके साथ बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ही हैज़ इमेंस रिस्पेक्ट फॉर रणविजय, एंड बहुत बहुत प्यार करता है वो। मतलब यू नो समटाइम्स उसके प्रिंस के इमोशन ऐसे होते हैं कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता, इमोशनल हो जाता है, सामने नहीं बोल पाता है। सो आई टेल हिम मेनी टाइम्स कि व्हाई डिडंट यू से दिस व्हाट यू हैव इन योर हार्ट। ही इज लाइक नहीं भाई जानते हैं। बहुत 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 क्योंकि मैंने भी देखा है वो दोनों शो जो प्रिंस जीत के आए थे, रोडीज और इस स्प्लिट्सविला, दोनों में जिस तरह से रणविजय का उनका सपोर्ट था, अमेजिंग था, और दोनों के बीच का वो बॉन्ड दिख कर आता था। नो ही बोथ ऑफ देम बहुत बहुत ही प्यारा बॉन्ड है। एंड ही ट्रीट्स हिम लाइक अ किड ओनली, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ हिम ही इज काम, यू नो, जहाँ लगता है ही फील्स कि नहीं प्रिंस ऐसे, सो इट्स लाइक जब अच्छा लगता है ही टेल्स हिम कि नहीं नाइस, ही इज हैप्पी, ही इज, आई फील गुड टू सी हिम, एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। रणविजय इज आई कॉल हिम ब्रदर, वेरी नाइस पर्सन। लाइक बहुत कम लोग बहुत अच्छे होते हैं, ही इज वन ऑफ देम। आप रोडीज अभी देखती है, नहीं देख रही? नहीं, मैंने बताया ना कहाँ देखती हूँ, तो मुझे कुछ पता ही नहीं अच्छा, है क्या अभी देखा ही नहीं कंट्रोवर्सी आपने? क्या कैसी, नहीं नहीं। ओके, मुझे पर्टिकुलरली मैं समझना चाहता कि आप शुरू में था कि शुरू हो रहा है बस। अच्छा, उसके बाद एक एपिसोड 2 एपिसोड ऑडिशन वाले देखे मैंने, उसके बाद आई गॉट बिजी। ओके, राइट, वेरी नाइस। मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने टीवी में भी काम किया हुआ, एक शो आपने किया था, क्या फ़र्क देखते हैं आप? क्यों उसके बाद आप कंटिन्यू क्यों टीवी में नहीं गए? मतलब रियलिटी शोज़ आपने किए, बट टीवी में जो फिक्शन शोज़ होते हैं उसके लिए आपने क्यों कंटिन्यू नहीं किया? एक्चुअली फिक्शन शोज़ ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। नो डाउट आपको एक तरीके से अलग लेवल की पॉपुलैरिटी मिलती है शोज़ में, लेकिन मेरे साथ मुझे हमेशा ये लगा कि यार बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, मैं अपने आप के ऊपर नहीं ध्यान दे पाऊँगी, फिर मैं सिर्फ काम ही करती रहूँगी। तो मैंने इसलिए वही काम लिया जो मुझे सेटिस्फैक्शन लगा है कि चलो मैं इसमें अपनी लाइफ भी जी सकती हूँ, घर पे आके आराम से सो सकती हूँ, कल को उठना है मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा भागो। बट कई बार आया भी है दिमाग में, और जब आया है तब मौका नहीं मिला है और जब मौका मिला है तब मेरे पास ज़िंदगी में ऐसा लगा कि नहीं यार। ओम शांति ओम का जब मुझे ऑफ़र था तो मुझे बहुत अच्छे सीरियल का भी ऑफ़र था, बहुत अच्छे पेमेंट के साथ में। मुझे एक को चुनना था, डेली, इट वाज अ बिग शो, एंड उस अमाउंट में उस टाइम का वो बहुत बड़ा अमाउंट था जब मुझे ऑफ़र आया। बट मैंने फिल्म को चुना, मैंने कहा नहीं, वही दिल की सुनो तो दिल की मैंने सुनी, कई बार अच्छा भी हुआ है और कई बार नहीं भी हुआ है। सो या तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है टीवी। फिर मुझे लगता था, मैंने कहा फिर मैं फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाऊँगी, फिर ऐसा रहेगा कि आंखें खुली मैं सेट पे हूँ, फिर मैं घर ही क्यों आ रही हूँ। एंड आई वॉज नॉट एन्जॉइंग दैट। जो मैं खुश हूँ किसी चीज़ को करने में, मुझे वही करना था। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं टीवी नहीं। देन आई स्टार्टेड डूइंग कमर्शियल, एंड देन फिल्म में मिली। मन में डर रहता है एक आर्टिस्ट के एक टीवी करने को लेके? क्यों ना ऐसा कोई डर, ऐसा कुछ नहीं था। मैं रियलिटी किया है टीवी। हाँ, रियलिटी फिक्शन की बात कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि एक टाइप ऑफ में हो जाता है कि टाइप कार जैसी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मैं आज के टाइम में अगर मुझे कोई अच्छा शो आए, आई वुड डू, बिकॉज आई नो कि मैं एक ही जगह रहने वाली हूँ, मेरा ट्रैवल इतना नहीं है, छोटी बेबी है, यू नो। सो देख के यहाँ आसपास लोकेशन है, आई ऑलवेज आस्क कि मेरा लोकेशन कहाँ है, बहुत दूर है तो नॉट पॉसिबल। अच्छे शोज़ भी आए हैं, बहुत अच्छे शोज़ आए हैं। फिर शादी के वक्त मैंने सोचा कि यार मैं शादी को अब टाइम नहीं दे पाऊंगी, तो हमेशा मुझे ये बेसिकली मैंने बहाने ढूंढे हाँ, क्योंकि नॉर्मली आप कहते हैं कि 14 to 18 आवर्स तक सेट पे चले जाता है। हाँ, बहुत वक्त जाता है। देन आप फिर वो अपनी जो अपनी ज़िंदगी होती है ना, वो नहीं जी पाते हो, कि अपने आप को टाइम देना, जिम करना, अपने अच्छे से खाना, सोना, अच्छी नींद लेना, उस पर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि टाइम से घर आना एंड देन बैक टू योर दिस थिंग। फिल्म्स में आपको टाइम मिलता है आपके लिए, आप अपने ऊपर पूरा ध्यान रखते हो, नो, जो ग्रूमिंग पे टाइम जाता है, आपको जो सीखना है वो सीख सकते हो। बट यहाँ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं। तो यू क्या दीपिका ने कहा था कि आफ्टर प्रेगनेंसी उन्होंने टर्म बनाया, उनके बारे में न्यूज़ आई कि वो 8 आवर्स ही वर्क करने को उन्होंने प्रेफरेंस दी है। अब आप भी फिर आ रही हैं वर्क करने, तो क्या आपके भी ऐसे कुछ टर्म्स है कि ये इतने टाइमिंग का, और इसे कितना सही मानती हैं आप? देखिए, एक तो माँ बनना आसान नहीं है, और माँ बनने के बाद काम करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। एंड वो उनकी डेफिनेटली डिमांड होगी, और उनको काम से प्यार है जब भी तो वो काम कर रहे हैं।
वो काम पे आ रहे हैं वापस, तो उनको प्यार है। अगर आप किसी चीज़ को प्यार दे रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो आई थिंक इतना अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जो आप इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हो, इतनी रिस्पेक्ट तो मिलना ज़रूरी है। सो आई थिंक शी इज़ राइट, शी शुड गेट दैट टाइम, बिकॉज इतना भी आपको रूथलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी बड़ी ही डिफरेंट होती है एंड वन शुड सपोर्ट। जैसे अब इट्स ओके, नाउ डेज पीपल आर वर्किंग, लाइक इफ़ यू आर मैरिड यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर मॉम, न्यू मॉम, आप काम कर रहे हो, अगर आप डिमांड कर रहे हो तो आपने इतना वक्त दिया है इंडस्ट्री में, तो आप डेफिनेटली आप डिमांड कर सकते हो कि मैं इतना ही टाइम काम करूँगी। एंड आई एम श्योर इट्स नॉट फॉर एवर, तो इट्स लाइक गिव एंड टेक। आप शुरू में इंडस्ट्री में आते हो तो आप पूरी जान लगा देते हो, आपको जब पैकअप होता है तब भी आप जा सकते हो। न्यू कमर होते हो तो आपको पूरा रगड़ा जाता है ना। सो आप सुनते हो, एंड व्हेन यू हैव डन सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, आई थिंक वो रिस्पेक्ट मिलना बनता है। तो आपके भी कुछ ऐसे टर्म्स रहेंगे वर्किंग आवर्स को? मेरे एज ऑफ नाउ द टर्म्स, आई थिंक आई हैव बीन मैनेजिंग नाइसली। मैं अपने बच्चे को साथ ही लेके जा रही हूँ हर जगह। Okay. मैं घर पे नहीं छोड़ती हूँ। सो मेरा सेटअप तैयार रहता है। इफ़ आई एम शूटिंग माई बेबी इज विद मी, सो या, तो वो मैं पूरा एटमॉस्फेयर बना के रखा है। मैं शूट पे जाती हूँ तो बेबी का सेटअप पूरा साथ रहता है, साथ चलती है जब तक ये स्कूल नहीं जा रही है तब तक। नो प्रॉब्लम। या ये एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि आजकल जो कास्टिंग हो गई टीवी पे, जैसे हम टीवी की बात भी कर रहे थे, कास्टिंग हो गई, वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को लेकर हो गई है। तो आप इस कल्चर को कैसे देखते हो? एक मेनी एक्टर्स ने कहा कि यार ये सही नहीं है, आर्ट इसमें खप जाता है, आर्ट की तवज्जो नहीं होती, जस्ट बिकॉज आपके एक नंबर हैं, फॉलोअर्स हैं, जो आप उनके ज़रिए आते हो। जब आपको कैमरे पे रोना पड़ेगा तो वहाँ पे प्रोड्यूसर रोता है कि भाई क्या है। आप कैसे देखते हो ये चीज़? जो ये बात तो सच है। देखिए, इंस्टाग्राम खोलने से आप आर्टिस्ट तो नहीं बन सकते। ऐसे तो बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम खोला हुआ है। आई थिंक एक फैमिली में अगर आपकी तरफ चाची है, नानी है, मम्मी है, सब सारे रिश्तेदारों ने खोला हुआ है, क्या वो सब लोग एक्टर हैं? नहीं ना। बट आई डोंट नो, दिस इज़ अ न्यू चेंज आर इंडस्ट्री जो जिस तरफ जा रही है। आई थिंक कास्टिंग करने का एक शॉर्टकट तरीका भले ही हो गया हो, लेकिन आप उसमें ये नहीं पता लगा सकते हो कि आप एक्टर हो नहीं हो। बट इफ़ पीपल आर ओके टू स्पेंड दैट मच मनी एंड ट्रायल के लिए ओके हैं कि भाई हम चलेगा, हमें ठीक है, हम रीटेक पे रीटेक लेंगे और हमें कास्टिंग ऐसे ही करनी है, तो ठीक है, टाइम इज़ चेंजिंग। बट एक ऐसा एक्टर जो सिर्फ अपनी कला पे ध्यान देता है, अपनी एक्टिंग पे ध्यान देता है, और जिसके लिए सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए गलत है। या आप लोग इतना टाइम लेकर आ रहे हो, आप प्रिंस है, वो इतने रियलिटी शोज़ वगैरह जीत के आ रहे हैं, जब आप लोग जाते हो सेट पर और अगर कोई एक न्यू कमर जिसके बस फॉलोअर्स ज़्यादा है वो अगर खड़ा हो और उसे प्रेफरेंस दी जाए तो फिर बुरा तो लगना ही है ना। कि डेफिनेटली यार, इतने साल आप इंडस्ट्री में लगाते हो, कितने सारे सीनियर एक्टर्स हैं, अगर हम उनको वो इज्जत ना दें तो कितना बुरा लगेगा। अगर आपके माँ बाप आपको पाल को उसके बड़ा करें, आप उनको वो इज्जत ना दो तो कितना बुरा लगेगा। सो इट्स लाइक इट शुड कम इन आवर, एटलीस्ट हमारा ये सोसाइटी में होना चाहिए कि एक ड्यू मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने दीपिका के बारे में बोला, शी इज़ बिकम मॉम नाउ, इफ़ शी इज़ डिमांडिंग दैट मच टाइम, तो उनका काम भी तो देखिए, उन्होंने इंडस्ट्री को दिया भी है कुछ, वो वक्त, वो अच्छी फिल्में दी हैं। सो व्हाट डू यू डिमांड इज़ रिस्पेक्ट। वी आर नॉट सेइंग कि ये मत करो वो मत करो, बट एटलीस्ट गिव दैट रिस्पेक्ट, वो वैल्यू। बट आई थिंक बिजनेस के नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में लोग इतने हलबला गए हैं ना, पागल हो गए हैं कि वी लिटरली डोंट नो। कुछ लोग को एक्चुअली किसी को ही नहीं पता है लाइफ पर कहाँ जा रही है इंडस्ट्री। लेट्स सी वेयर इट गोज। बस यही है कि जो इस सैलाब में नॉलेज रखता है वो चलेगा, जो नहीं रखता है वो रह जाएगा। बट सैडली कितने आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और जो हम देखने को ही नहीं मिलते, जिनको बोलना पड़ता है कि हमें काम दो। सो सैड। तो ऐसे कैटेगराइज ना किया जाए। सबने मेहनत की है, वो ड्यू, वो रिस्पेक्ट मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान ना हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करता है। ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जहाँ आपको अच्छा लगता है, जब आपके काम के लिए वो इज्जत मिले। आप इसलिए काम करते हो ना, आप हमेशा थोड़ी ना आप न्यू कमर की तरफ भागते रहोगे। एक सर्टन टाइम फिर आप सेट करते हो कि आपकी बॉडी भी, आपका लाइफ स्टाइल भी, हर चीज़ समय के साथ बदलती है, तो लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं। करेक्ट है।
बट आप समझ पाते हो कि जैसे कि क्योंकि आफ्टर कोविड चीज़ें वैसे ही बहुत वो हो गई, ख़राब हुई, इंडस्ट्री को इतना नुकसान हुआ, काम सारे ठप थे, और जब अब हुआ भी है तो फिल्में उस तरह से उस लेवल पे वर्क नहीं कर रही हैं। टीवी के भी शोज़ बहुत जल्दी स्टार्ट होकर बंद हो जा रहे हैं, ओटीटी पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सारा जो चेंज है ये तो कितना इम्पैक्ट ऑलरेडी डाल रहा है आर्टिस्ट पर। जब से फ़ोन आया ना तब से सब कुछ बदल गया है। अब हर कोई इंसान कोई मेहनत करना ही नहीं जानता है, मेहनत नहीं करना चाह रहा है। फ़ोन है तो फ़ोन पे बातें कर लेते हैं, पास में बैठे हैं फैमिली, फ़ोन, सेम गोज़ टू वर्क। बाहर जाने की क्या ज़रूरत, घर से करते हैं ना। तो ये कल्चर ही चेंज हुई है कम्प्लीटली, और ये और चेंज होने वाला है। एआई की फुल स्पीड में हाइप लेने वाला है, एंड बहुत सारे लोगों की जॉब जाएंगी, बहुत सारा बदलाव आएगा। और इस रोड पे, इस नगरी पे अगर आप वो नॉलेज रखते हैं तो वो दुनिया आपकी होगी, अदरवाइज आप सक्लूड होते चले जाओगे। बस बट एज अ आर्टिस्ट आपको एआई कैसे इम्पेक्ट करेगा, अगर बता पाए? क्योंकि आप लोग डिस्कस करते होंगे। जैसे सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे तो बहुत फ़ायदा है, अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो तो बहुत नुकसान है। सेम गोज़ टू एआई। बट आई थिंक इंसान, जब से मशीनें आई हैं ना, इंसान ने अपना इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। और वो इतना डेंजरस है ना कि जैसे आप अपना दिमाग टाइप करते हो तो आप इतना यूज़ नहीं करते हो। वो ज़माने अच्छे होते थे जब लेटर लिखते थे तो दिमाग चलता था, फीलिंग्स चलती थी। अब हर कुछ आर्टिफिशियल हो रहा है, देयर इज़ नो फीलिंग। अब मशीन्स भी आने वाले टाइम में सिर्फ मशीनें रह जाएंगी, इंसानों के अंदर भी फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। सो इट इज़ स्कैरी टाइम, जो आने वाला वक्त है बहुत ख़तरनाक है। एक प्रॉम्प्ट दे दो और चीज़ें आपके सामने आ जाती है। या रोबोट्स, अभी मशीनें अभी घर में काम कर रही हैं, फिर वो अभी हो तो गया ना। अब कितनी सारी आप जगह, रेस्टोरेंट्स वगैरह में कितनी जगह आप देखें रोबोट काम कर रहे हैं। तो इंसान ख़त्म होता जाएगा, मशीन हावी होती जाएगी इंसानों के ऊपर, एंड ये बहुत ख़तरनाक है। आप यूज़ करती हो क्या? मतलब अगर एआई यूज़ करते हो किसी चीज़ों के लिए? यूज़ नहीं करती, बट नॉलेज नहीं लेने लगी हूँ। अच्छा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। या कोशिश करती हूँ, चीज़ें सीख रही हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड। अदरवाइज आपको पता नहीं रहेगा कि चल क्या रहा है लाइफ में। मुझे उस जोन में नहीं जाना है। बट अच्छा रहता है कि आप प्रैक्टिकली, ऑटोमेटिक से ज़्यादा मैनुअली वर्क करो तो बहुत अच्छा रहेगा। एटलीस्ट आप, यू आर वर्किंग, योर माइंड इज़ वर्किंग, योर बॉडी इज़ वर्किंग। आजकल तो लोग अपने डिप्रेशंस और सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस भी एआई पे ढूंढ रहे हैं। चैट जीपीटी के साथ चैट करते करते 2-3 घंटे पास हो जाते हैं, और वो सारे सॉल्यूशंस भी वो बताते हैं, लाइक जैसे डॉक्टर्स होते हैं उस तरीके से वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और आपको पता है ये डिजीज़ है। आप डिपेंडेंट हो रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, और आप इतना डिपेंडेंट हो रहे हो कि आज आपको लग रहा है वो हेल्प है, वो हेल्प नहीं है। एक मशीन आप पे हावी हो रही है, एक नॉलेज आप पे हावी हो रही है। पहले आप अपने दुख किसी इंसान को बताते थे, अपने रिश्तों में, अपने दोस्त को, अपने माँ बापों को, बहनों भाइयों को। अब आपने वहाँ बताने बंद कर दिए। आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो मशीन में। जो मशीन, वही मैंने बोला ना, आने वाला टाइम खतरनाक क्यों है, आप पे इसी तरीके से हावी होगा। आज आप छोटा सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, कल बड़ा ढूंढोगे, परसों आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। आप इतने डिपेंडेंट हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं होगा आपको जीना कैसे है। आज के टाइम में अगर हमारा इंटरनेट बंद हो जाए ना, आधे लोगों की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी हो जाता है ना, चोट लग जाए, कोई डिजीज़ आ जाए, सबसे पहला काम हम सबका, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम सब क्या करते हैं? हाँ, गूगल सर्च। यस। तो आधे से ज़्यादा डॉक्टर तो हम खुद बनते हैं, विच इज़ रॉन्ग। लेते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ, करते हो आप? किन चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हो? मतलब नहीं, मैं देखती हूँ, बट मैं कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करती अंटिल अनलेस अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है तो खाली एक जगह से नहीं, बहुत मल्टीपल जगह से। बट अगर नॉलेज को नॉलेज की तरह रखा जाए ना, और उसको ज़्यादा प्रैक्टिकली ट्रायल ना लिया जाए, कई बार होता है ना, अरे ये वाला मेडिसिन ले लो आप ठीक हो जाओगे, गूगल पर चेक किया है मैंने। गूगल डॉक्टर नहीं है, गूगल आपकी एक सर्टन तरीके की नॉलेज है जो आपसे मिल रही है, लेकिन इट्स नॉट एवरीथिंग। जिंदगी में एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है ना। राइट। थ्योरेटिकल होता तो फिर हम सभी लोग डॉक्टर होते हैं।
सो या मशीनों और डिप्रेशन के बारे में जानना अच्छा है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। सो ये डरावना टाइम है। ये क्या आपकी जर्नी को अगर देखा जाए तो एक लंबा पीरियड रहा, बट इन पीरियड में आपको कभी इस फेज़ में जाना पड़ा या आपने कोई मेडिकल हेल्प ली कभी इस तरीके से, डॉक्टर्स को दिखाया, कंसल्ट किया आपने? मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ गई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी प्रेगनेंसी के टाइम, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। और वो वक्त ऐसा था कि मैं सोचती थी कि अगर मैंने डॉक्टर का सहारा लिया, ऐसा ना हो कि मैं सारी ज़िंदगी डॉक्टर का ही सहारा लूँ। मैंने खुद से लड़ाई की है, खुद से, अपने आप से, कि मैं कब तक ऐसे रहूँगी। पोस्टमार्टम डिप्रेशन आसान चीज़ नहीं है जब आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। और उसके साथ साथ मेरी तो सिचुएशन इतनी ख़तरनाक थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब ये ट्रोलिंग चल रहा था तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को संभालूं या मेरी लाइफ में एक नया बच्चा आया है उसको समझूं, वो भी। बट लकीली मेरे साथ एक बहुत प्यारी चीज़ हुई कि जहाँ मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हूँ, वहाँ इक्लीन पैदा हुई। और इक्लीन जब बच्चा आपके बॉडी से बाहर निकलता है ना तो वो बहुत डरा हुआ होता है, उसको भी सहारे की ज़रूरत होती है। तो समहाउ उसने मेरा, मैंने उसका हाथ पकड़ा इमोशंस में, एंड वहाँ मुझे थोड़ा ठहराव मिला और वहाँ मुझे लगा कि हाँ, उसको मेरी ज़रूरत है और मुझे उसकी ज़रूरत है। एंड इट्स अ साइलेंट लैंग्वेज का गेम होता है। वहाँ मैंने अपने आप को थोड़ा ठहराव महसूस किया। लेकिन बॉडी में जो हार्मोनल ऊपर नीचे जो फंक्शन होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। उसको संभालने के लिए मैंने एक ही चीज़ सोची। प्रैक्टिकली पहले मैंने जाना कि ये क्यों होता है बॉडी में, ऐसा क्यों होता है। जब थोड़ा नॉलेज मिला उसके बाद मैंने अपना नज़रिया बदला कि अगर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने एक थेरेपी ली, 2 थेरेपी ली, मैं कब तक थेरेपीज़ लूँगी। मुझे खुद काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, तो कभी तो अपने आप को मुझे मजबूत बना के चलना पड़ेगा। तो मैं रोज़ अपने आप को बोलती थी कोई बात नहीं, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मेरे अंदर ही चीज़ें चलती थी और अपने आप को ही समझाती थी कि अपने आप जो फोकस है, मैं अपना नज़रिया बदलूं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। रोना आ रहा है, रो लो। उसके बाद व्हाट, गेट अप, अपना नज़रिया उसे देखो, एक नई लाइफ आई है। तो मैंने अपने आप को ही समझाना शुरू किया एंड दैट रियली वर्कड। अदरवाइज़ मैं डॉक्टर तक चली गई थी, पहुंच गई थी। एंड अभी भी याद है कि मैं दिखाने गई हूँ इक्लीन को और रोने में लग गई हूँ डॉक्टर के सामने, और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्यों रो रही हूँ। बट धीरे 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 बहुत टफ रहा है मेरे लिए, बट अपने आप को समझाया हर वक्त कि हर वक्त कोई नहीं आएगा तेरे पास समझाने के लिए। और मैं अपने आप को एक चीज़ बोलती हूँ हमेशा, आप अकेले आए हो और अकेले जाओगे, डोंट एक्सपेक्ट मच। कितना लंबा फेज था ये? बहुत लंबा, अभी भी चल रहा है, बट इतना नहीं है जितना पहले था। थैंकफुली जब से मैंने अपनी ज़िंदगी की, अपने आप की डोर अपने हाथ में पकड़ी है ना, तब से चीज़ें संभल गई हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी ने मुझे बहुत हेल्प की है। स्पिरिचुअलिटी ने मुझे काफ़ी हद तक मेरा नज़रिया बदला है ज़िंदगी का, सोचने का। तो इसने मुझे जो डिप्रेशन है पोस्टमार्टम का, बहुत हेल्प किया है। एक थोड़ा और बताइए स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता ना, जब आप सरेंडर कर देते हो अपनी ज़िंदगी ऊपर वाले पे, भगवान पे, राइट, तब आप बैठ जाते हो, तब आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे हो ना, तो आप लगे रहते हो कि यार, डरे रहते हो, घबराते हो, रोते हो, समझ नहीं आता, डिसीजन नहीं ले पाते, समझ नहीं आता क्या करें ज़िंदगी में, कहाँ जाना है। लेकिन एक पॉइंट पे आके जब आप अपने डर को ही छोड़ देते हो ना, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। यही डर है ना, वो डर ही ड्रॉप कर दो आप ऊपर वाले पे। ट्रस्ट हिम। ट्रस्टिंग गॉड इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग। आपको सरेंडर करना पड़ता है। जैसे आपके साथ में माँ बाप होते हैं ना, जब तक माँ बाप का साया होता है, आप कैसे बच्चे बने रहते हो, आप भगवान के भी बच्चे बन के रहो। कि एक पॉइंट पे जाके टेंशन ले रहे हो और दूसरे पॉइंट पे छोड़ दो, भाई अब आप देख लो, मेरा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता, अब आप देखो। ये एटीट्यूड मैंने अपनाना शुरू किया कि भाई मैं अब ऐसे मोड़ पे हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। कुछ तो डिसाइड किया होगा ना आपने, यू सी। एंड उस मोड से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया।
जब से मैंने भगवान पे पूरा भरोसा छोड़ दिया कि अब आप देखो, अब मैं किसी भी चीज़ पर डाउट नहीं करूँगी। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है और मुझे दुख दे रही है, उसमें भी शायद आप ही का कोई अच्छा रीज़न होगा। तो हर उस चीज़ में जो मेरे लिए बुरी है, जो मेरे साथ बुरा कर रही है, जो मेरी बॉडी के साथ नहीं है, जो मतलब जो मुझे रुला रही है, मुझे दुख दे रही है, उसमें भी मैंने अच्छा ही देखनी शुरू कर दी। और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जैसे कि अगर जब ये बातें बाहर आएंगी तो हर कोई ये सोचेगा ना कि ये तो नॉर्मल है, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। मैं वो समझना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स है जो आपको इतने हर्ट कर रहे थे, कि अगर सिर्फ ट्रोलिंग की बात होती तो वो तो हम प्रिंस आपके साथ थे, आप दोनों क्लियर आके कर सकते थे। कुछ और ऐसी बातें थी जो आपको हर्ट कर रही थी, और वो जो फेज़ आपने कहा कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया आप पर? देखिए, आपको नहीं समझ में आता, आप बैठे बैठे रोने लगते हो। सडनली आप इतना अकेला महसूस कर, सब आपके पास हैं और आपको लगता है आप बहुत अकेले हो, क्योंकि जो आपकी बॉडी में बीत रहा होता है ना, आपको ही नहीं समझ में आता। आप कहना कुछ चाहते हो और पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो वो जो आपकी जर्नी होती है ना आपके साथ, आप ही समझ सकते हैं ना, आपका दर्द, आपकी बॉडी आप ही जानते हो। बिल्कुल हैं लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं, पूरा केयर कर रहे हैं, बट आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या हो रहा है, आप क्यों रो रहे हो। कभी भी रोना शुरू, कभी भी अचानक से अकेलापन, इतना अकेलापन कि सारी दुनिया है बट फिर भी आप अंदर से अकेले हो। वो फीलिंग बड़ी खतरनाक होती है। उस वक्त जब मैंने अपनी बेटी का हाथ थामा, बेटी ने मेरा हाथ थामा, एंड उसी वक्त मैंने, मतलब ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी मैंने भगवान का नाम लेना प्रेगनेंसी से शुरू कर दिया था, लेकिन गीता ने बड़ा मुझे हेल्प किया है। गीता मैं बहुत हाँ सुनती थी। ओके। हाँ, अपना लगा के ऑनलाइन सुनती रहती थी। तो बहुत सारे सवालों के जवाब ना आपको, जब आप अपने भगवान की कहानियाँ सुनते हो ना, उसमें मिल जाते हैं। वो हिम्मत आ गई आप में। हिम्मत आ जाती है कि यार ये तो, क्योंकि आपका पीरियड भी काफ़ी रहा ना, आईवीएफ के थ्रू आप पूरा गए, और वो सारी भी जो था। पागल कर देते हैं आपको, इतने इंजेक्शन लगते हैं, पागल, लेकिन नॉर्मल नहीं है ये। अब आईवीएफ नॉर्मल हो गया है। तो बट मेरी जर्नी ऐसे जानी थी। आई थिंक नो रिग्रेट्स, बहुत सीखा, बहुत जाना। आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं आईवीएफ सिर्फ एक बार कराऊंगी, उसके बाद नहीं। वन टाइम एक्सपेरिमेंट, अगर उसने देना होगा वो देगा। आई डोंट नो, ये मेरा माइंड सेटअप। बहुत श्योर थी जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया कि आपने एक फ्रीजिंग करा ली, आप तो आ ही नहीं रहे हो, क्योंकि मैं इतना इंजेक्शन लेके थक गई थी, 3-3 4-4 इंजेक्शन रोज़ का। मैंने कहा मेरे शरीर में हिम्मत नहीं है अब, मैं देखूंगी, अभी नहीं। एंड डॉक्टर सेड कि नहीं, एक बार मेरे कहने से एक ट्रायल ले लो आईवीएफ का। एंड समहाउ दिमाग बदला, पर मैंने कहा एक शर्त है, यही है, या तो है या नहीं है। डॉक्टर ने बोला क्या, अगर नहीं हुआ? मैंने कहा कोई बात नहीं, उसकी मर्जी होगी। फिर मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया और बोल दिया अगर आपको देना है ना, आप अभी दे दोगे, आपको पता है कैसे देना है। जो आत्मा को आना है वो अपने तरीके से आएगी, जब आना है अपने तरीके से आएगी। आईवीएफ में एक ही बार करानी हो, आप सुन लो। अच्छे से याद है मुझे, डॉक्टर का चेहरा ऐसे था कि आर यू श्योर? मैंने कहा 100% श्योर। और जब वो गुड न्यूज़ आपको मिली प्रिंस के थ्रू, प्रिंस के थ्रू, या आई विश वो वीडियो मेरे पास होता, रिकॉर्ड किया था मैंने वो मोमेंट, वीडियो ही नहीं मिला। अनबिलीवेबल, बिकॉज मैंने जब ट्राई किया था घर पे, टेस्ट किया तो नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव आया। फिर ब्लड टेस्ट कराया और मैं मेंटली तैयार थी कि यह नेगेटिव है, और मेरे आसपास अपने से ज़्यादा मुझे सब लोगों की चिंता लगी थी कि यार ये लोग मायूस हो जाएंगे, तो मैं कैसे इनका माइंड सेटअप चेंज करूँ। तो मेरा दिमाग वहाँ, और प्रिंस मुझे खुश करने में कि अगर बाई चांस अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे इसको बुरा ना लगे। तो हम दोनों एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं कि अगर जब जस्ट इन केस नेगेटिव है। तो मैंने कहा प्रिंस इट्स ओके, कोई बात नहीं, भगवान को जैसे होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि आईवीएफ में एक ही बार कराऊंगी। तो ही वॉज लाइक अरे नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट एक बार ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। पता नहीं, मुझे मेरा दिल नहीं बोल रहा है, और नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, क्या हमारी ज़िंदगी एंड थोड़ी ना है। तो ही इज़ लाइक, तो वो एक दूसरे को होता है ना कि अंदर से दुख में है, एक दूसरे के ऊपर हील कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, तू खुश रह, ऊपर वाले ने जो प्लान किया अच्छा किया है। बट ब्लड टेस्ट आया एंड देन मुझे प्रिंस ने बुलाया। मुझे अच्छे से याद है उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे न्यूज़ देना चाहता है कि नॉट हैपनिंग, क्योंकि मैंने 2 बार घर में ट्राई किया, नहीं हुआ।
तो मेंटली मैं तैयार उस चीज़ को लेके, एंड मैं अच्छे से याद है मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए, कुछ तो था, एंड इज़ लाइक बेबी बात करनी है। तो मुझे पता था नहीं, अब नाउ ही इज़ गोना टेल मी कि नॉट हैपनिंग। मैंने कहा या, और फिर मैं प्रिंस की आंखों में नहीं देखना चाह रही थी, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मना करने वाला ये कि नहीं हो रहा है। तो मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, तो सडनली उसने बोला अच्छा सुन। तो मेरी हार्ट बीट ने से बड़ी से मुझे टर्न किया, मेरी तरफ देखा, और मैंने कहा हाँ, मेरा पूरा माइंड उस तरफ है कि नॉट हैपनिंग, एंड ही इज़ लाइक वी आर प्रेग्नेंट। तो मैं तो बिल्कुल ब्लैंक, मैंने कहा नहीं नहीं मजाक कर रहा है मेरे साथ, लिटरली उस वक्त भी, क्योंकि इतना अपने आप दिमाग सेट कर लिया था कि मुझे लोगों सबको समझाना है, अपनी टेंशन नहीं दिखानी। एंड इज़ लाइक हाँ, एंड व्हेन ही स्टार्टेड क्राइंग, अच्छा हाँ खुशी के मारे उसकी आंख में आंसू, देन टप 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 दोनों ही रो रहे। इट वाज ब्यूटीफुल मोमेंट। या ओके, वो तो है इमोशनल लड़का। हाँ ही इज बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। जब भी तो वो एकदम से रिएक्ट करता है, दोनों इमोशन, हम दोनों ही इमोशनल है, वो तरीके अलग अलग हैं दोनों के। हाँ स्ट्रॉन्ग तरीके से रहते वो वही जाता है। हाँ सही भी है। मैं आपकी यूट्यूब जर्नी को जानना चाहता हूँ, ये कैसे माइंड में आया कि चलो यूट्यूब पे जाते और डेली व्लॉगिंग शुरू करते हैं? यादें इकट्ठा करने के लिए, कि अब से आने वाले टाइम में हम बैठ के देखें तो अच्छा लगे, चेहरे पे स्माइल आए। और अब तो आने वाले टाइम में इक्लीन सारे मेरे पॉडकास्ट और सॉरी मोर देन दैट व्लॉग्स देखेगी। तो यादों के लिए शुरू किया था मैंने कि यादें रहेंगी। वैसे तो ज़िंदगी में रोज़ हमारी स्पीड में लाइफ है, कहाँ क्या कैसे चल रहा है, तो हर वो लम्हा मुझे बड़ा शौक है एक्चुअली शूट करना, पिक्चर्स क्लिक करना। मतलब मेरा आज भी 1 TB फ़ोन है, वो पूरा फुल है पिक्चर्स से, एक क्लीन की फ़ोटो से फुल हो चुका है। एंड प्रिंस लाइक अब मैं 2-3 TB तो बनाने से रहा। तो यादें अच्छा लगता है मुझे, यादें इकट्ठे करना, मेमोरीज, हर मोमेंट को कैप्चर करना, ये शुरू से है मेरे साथ, तो इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू किया था। ओके, रेवेन्यू पार्ट आता है इसमें यूट्यूब में? हाँ आता है। ओके, तो बट उस टाइम तक नहीं पता था रेवेन्यू का। अच्छा, उसके वो माइंड में नहीं था, वो याद पता ही नहीं था। ओके, ये करते करते सीखा है। आई थिंक वो जो मेरे साथ जो मैंने अपने आप को कुछ बोला था, जो केस वेस हुआ था तो वो इसी चक्कर में हुआ था, क्योंकि मुझे रूल रेगुलेशन कुछ पता ही नहीं था। उठाया फ़ोन, हाँ यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ यार मज़ा आएगा। एंड आई वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम, मैं घर पे रहती थी। शादी के बाद मुझे ये था कि मैं शादी वाली लाइफ जीऊँ, बहुत कर लिया काम, हाउस वाइफ, वो बड़ा शौक था मुझे। बट आई वॉज मिसिंग कैमरा, एंड मैंने कहा चलो कुछ यादें इकट्ठी करते हैं, फ्यूचर में बड़ा मज़ा आएगा अपने आप को देखने में, सारी चीज़ें देखने में। एंड देन आई स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि यूट्यूब में ये है और ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और आप ये भी कर सकते हो, रेवेन्यू भी कर सकते हो। देन इट स्टार्टेड। ठीक ठाक अमाउंट आ जाता है। ठीक ठाक अमाउंट आ जाता है। जस्ट अंडरस्टैंड, ब्रांड्स वगैरह आते हैं? आई डू, आई कीप ऑन डूइंग ब्रांड्स। अच्छा, वो सारे, मतलब अगर एक आर्टिस्ट जो, क्योंकि आजकल हर कोई इसके ऊपर है, तो वो सब या मोर देन दैट ना, पता है अभी मैं व्लॉग करती हूँ ना, आदत सी बन गई है। मैंने कुछ दिन 3 डेज शुरू किया है, क्योंकि मैं इतना बिजी रहती हूँ। नहीं तो एवरी डे आई वाज व्लॉगिंग। एक आदत होती है, मुझे वो पड़ गई है कि हाँ कैमरा उठाया, मस्ती से बातें की, ये किया वो किया, कुछ देखा ना जाना, जिसका मुझे भुगतान भी करना पड़ा। लोग बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग में भी चले जाते हैं, बट एनीवेज अच्छा लगता है। लोग, इट्स लाइक अ वन ह्यूज फैमिली नाउ मेरे साथ में, एक फैमिली चलती है साथ में, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एडिट क्यों करती हो खुद आप? ये शौक पता है क्यों? हाँ। क्योंकि मुझे एडिटर कभी टाइम से देता ही नहीं है। अच्छा। और एडिटिंग करनी मुझे इतनी पसंद है, मैं बहुत वाहियात एडिट करती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में करती हूँ, इसलिए आई डोंट नो, मुझे एडिटिंग बस शौक है एडिट करने का। कहाँ से आया मुझे पता नहीं, ऐसे शुरू किया करते करते आई रियलाइज़ कि मेरी जो टीम है वो बहुत टाइम लगाते हैं। अभी आ रहा है, भेज रहे हैं, टाइम से जा ही नहीं रहा। तो एक दिन मैंने खुद ही शुरू किया, मैंने कहा मुझे अच्छा तो लगता है। खुद ही मुझे कैमरा टीम ने बोला कि आप खुद ही करो, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा। हाँ, तो आपको टाइम से टाइम आप खुद चीज़ें कर पाओगे। सो बस वो दिन था और आज का दिन। बट नाउ आई थिंक जिस तरीके से मेरी लाइफ बिजी होती जा रही है ना, लेट्स सी, आई थिंक मुझे तो लोग बोलते हैं अभी कैमरा टीम रखो। मैंने कहा कैमरा टीम है, एडिटर टीम भी है, जस्ट दैट टाइम बहुत लेते हैं वो लोग। ओके। हाँ, बट अच्छा एडिट करेंगे तो टाइम भी लेंगे। मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ जिसका मुझे भुगतान भरना पड़ता है। हो जाती है चीज़ें। हाँ। ओके।
बेटी का नाम जानना चाहेंगे, ये कैसे आया और क्या मीनिंग है, थोड़ा फैंस को बताइए। इकलीन, ये इकलीन का नाम आया है गुरबानी से, और एक में लीन रहना, एक लीन पंजाबी या सो गुरबानी में है ये वर्ड, तो वहाँ से। किसने, मतलब आप दोनों ने मिल? प्रिंस ने ढूंढा, उसने मुझे भेजा ये नाम कैसा है, 2-4 ऑप्शन भेजे थे। इनफैक्ट मैं 2-3 दिन पहले ही मैं प्रिंस से पूछी थी कि वो जो नाम पसंद किया था वो फ़ोटो के साथ, वो बच्चे की फ़ोटो है अभी भी? ही इज़ लाइक हाँ। मैंने कहा दिखाना, तो दिखाया तो बिल्कुल ही क्लीन जैसी लगती है भाई। मैं सरप्राइज़ हो गई, मैंने कहा ये बिल्कुल ही क्लीन लग रही है। ही इज़ लाइक या। सो इकलीन का वर्ड जो अक्षर था वो भी अल्फ़ाबेट उसी का आया, एंड ही इज़ लाइक इकलीन, याद है मैंने दिखाया था, वो रखते हैं। मैं कहा नहीं, हम कुछ और ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसलिए ना फादर हाँ, इकलीन डिसाइड है। हाँ, डिसाइड। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करते हैं आप? या ओके, ये कब हुआ आपको, किस तरह से? ये शौक से शुरू हुआ। Okay. ये बड़ा ही पसंद है मैथमेटिक्स जानना, पर्सनालिटी ट्रेट्स को जानना। हाँ, और तो इंटरेस्ट आता है मुझे, इसलिए सिर्फ उतना ही। बट आई डोंट लिटरली ब्लाइंडली बिलीव इन दिस, ब्लाइंडली नहीं जाती हूँ, बट देयर इज़ मैथमेटिक्स। न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा है? न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरो हो गया। हाँ, बट डेफिनेटली आपके सितारे होते हैं। करते हैं आप? ये लगता है आपको सही आ रहे हैं आंसर्स सारे? हाँ, हाथ में पहन रखा है आपने, इसका क्या है? ये तो शौक वाले हैं। अच्छा, ये शौक सब वाले? ये शौक वाले डायमंड है, ये सब। हाँ। सब शौक, भाई कुछ भी वैसा नहीं है। हाँ। अच्छा, कुछ भी? ना वैसा नहीं। अच्छा, ये जेम्स वगैरह नहीं, सिर्फ ये जेम्स होते हैं डेफिनेटली, वो आपके बॉडी पे अगर आप अटैच्ड होके पहन रहे हैं तो डेफिनेटली साइंटिफिकली फ़र्क पड़ता है। ये मैंने पहले पहना है, बट अभी मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है साइंटिफिकली वैसा कुछ। तो क्या फॉलो करते हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी में क्या, मतलब नेम चेंज किया नहीं, आपने? मैं तो अपने लिए देखती रहती हूँ कि मेरा नंबर ऐसा है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो फिर मुझे शौक होता है कि सबके बारे में, अच्छा ये पर्सनैलिटी ऐसी है इसका, फिर देन और पढ़ती हूँ ये कैसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं इस नंबर की। जैसे इकलीन इज़ नंबर 1, तो सन को रूल करती है वो। आई एम नंबर 2, मैं मून को रूल, तो वो उससे ना आपकी बेसिक नेचर पता चलती है। तो इट्स लाइक इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों को जानने में। और प्रिंस का नंबर क्या है? प्रिंस 6, ओह, वीनस। तो हाँ, आजकल तो 6 का ही ज़माना है। आजकल हर किसी को 6 चाहिए। या हर किसी को, देखो हमें पता भी नहीं था, हाँ, बट इज नंबर 6। वेरी नाइस, Yeah. है इंटरेस्ट आपका। अच्छा, और देखो हमने क्लीन का प्लान किया था नंबर 6, बट जैसे प्लानिंग थी वैसे नहीं हुई। अच्छा। हाँ, हमने टाइम वगैरह सब कुछ प्लान किया था कि इस डेट में मुझे ऑपरेट कराना है, बिकॉज मुझे सी सेक्शन ही कराना था। बट चांसेस ऐसे हुए कि वो उस डेट पे ना होके पहले ही हो गई। बट इट वॉज, कहते ना कि हम अपनी तरफ से कुछ भी प्लानिंग कर ले, बट उसके जो ऊपर वाले ने प्लानिंग की है आने की लाइफ में, वो अपने हिसाब से होती है। देन दैट्स हाउ आई बिलीव कि हमारी मैथमेटिक्स कुछ भी हो, बट गॉड की जो मैथमेटिक्स है उससे आप नहीं खेल सकते। तो उससे ऊपर भी कुछ है, बिलीव करो, बट ब्लाइंडली बिलीव यूनिवर्स, गॉड। राइट, ठीक है। अब मैं कुछ नाम लूँगा आपसे, आप बताइएगा आपके उनके साथ किस तरह के बॉन्ड है या व्हाटएवर जो भी आप उनके बारे में कहना चाहें। सना खान, बहुत अच्छी लड़की है, वेरी नाइस। एंड मैंने हमेशा से सना को, इनफैक्ट मैं अभी मिली भी थी, उनकी मॉम इज़ नो मोर, और मैंने सना को सिर्फ इसी वजह से ज़्यादा जाना है कि वो उसने अपनी मॉम की बहुत बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत सेवा की है। और जो इंसान अपने माँ बाप के लिए बात करता है ना, तो मुझे एक स्पेशल दिल में जगह हो जाती है। तो मैंने सना को हमेशा से वैसे देखा है। बट जैसे उन्होंने अभी डिसीज़न लिया कि इंडस्ट्री छोड़ के अब वो अपने फेथ को फॉलो कर रही हैं उसको, तो आप क्या समझते हैं कि क्या टर्म्स मतलब होता है कि इस तरह से, क्योंकि ये वर्किंग इंडस्ट्री है, लोग इस पे आने के लिए अपने हर तरह की कोशिशें करते हैं, और सना जो है वो इन सब से दूर जाकर वो, तो अगर आपकी बात हुई हो तो उन्होंने कुछ बताया हो कि क्या उनके? देखिए, सबकी अपनी ना कॉलिंग होती है। मेरा मानना है ना, ऊपर वाला आपको चुनता है, आप ऊपर वाले को नहीं चुनते। मैं आज ही क्यों स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं 10 साल पहले भी कर सकती थी। तो ना ये आपका रुझान ना, वो भी ऊपर वाला ही खींचता है। और ये आई थिंक
आप बहुत लकी होते हो अगर आप ऊपर वाले के बारे में आप इतना ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो। तो वो उसकी कॉलिंग डेफिनेटली उसकी भगवान आई थिंक चाहता था कि वो उस तरफ जाए, एंड आई एम श्योर उसको सुकून मिलता होगा। सुकून मिलता है किसी इंसान को, तभी इंसान लंबे समय तक उसमें चला जाता है ना। राइट। तो आई एम वेरी हैप्पी जो उसने वो किया जो उसके दिल में आया, जिसको जिस चीज़ में सुकून मिलता है। ऐसा काम करना जहाँ आपका दिल ना मानता हो, और जहाँ आप हो सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आप दिख रहे हो लोगों में, आप पैसा कमा रहे हो, और आप एक बस होने के लिए नहीं रहना। आई थिंक इट वॉज हर कॉलिंग। वो चाहत थी अंदर से डीपली कहीं ना कहीं, और वो उस चीज़ को उसने उस वक्त पहचाना जब टाइम आया। सो आई एम हैप्पी फॉर हर। राइट। नॉटी एट 40 में गोविंदा। वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, एंड उनके साथ काम करना, एक फ्रेम में खड़े होना, जिसे कहते हैं ना प्योर आर्ट, कलाकार। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैंने उनके साथ एक फ्रेम में खड़े होकर कॉमेडी की है, एंड बहुत कुछ जाना। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी कहते हैं ना नॉलेजेबल व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी। तो जब हम सेट पे होते थे तो वही बातें मुझे समझाते थे, एस्ट्रोलॉजी में ये होता है, एस्ट्रोलॉजी में होता है। हाँ, ओके। हाँ। एंड अबाउट हिज मॉम, अपनी मदर के बारे में बहुत बात करते थे। तो वेरी नाइस पर्सन एंड टैलेंटेड एक्टर आई कैन से। क्या लगता है कि क्या हो जाता है, मतलब मैं बस समझना चाहता हूँ कि एक टाइम था 90s में, अगर देखा जाए तो उनका एक दौर था बुलंदियों पे, बट आफ्टर सम टाइम्स अब देखें तो उस तरह से फिल्में वर्क नहीं कर रही हैं। हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, और टाइम के आगे किसी की नहीं चलती है। आपका आना भी तय है, आपका रहना भी तय है, आपका जाना भी तय है। इसी तरीके से आपके करियर में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में, मेरा मानना है हर चीज़ इज़ देयर। सो ग्राफ है, ऊपर आएगा तो नीचे भी जाएगा, यू नो। बट आपका, इसका मतलब आपका वो टैलेंट दूर नहीं ले जा रहा है बस। सो इट इज़ जस्ट दैट कि दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन नहीं होगा। तो सेम गोज़ टू एवरीबडीज़ करियर। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। तो इसी तरीके से, एंड इसी तरीके से आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ दैट टैलेंटेड। तो उन्होंने वो छाप छोड़ी है। कल कोई और गोविंदा जी जैसा निकल के आएगा कलाकार, फिर हम कंपेयर करेंगे, बोले और ही इज़ लाइक दैट। उसका दौर आएगा, उसका दौर जाएगा, फिर कोई और आएगा। इट्स लाइक दैट। नहीं तो बातें होती ही रहती लोग को। जैसे वरुण धवन आया तो लोगों ने कहा उनमें गोविंदा और सलमान दोनों की झलक दिखाई देती है। तो वो तो है ही है कि आर्टिस्ट लेगेसी को कोई वो नहीं देना। टाइम, आपका टाइम आज आया है, कल जाएगा, फिर किसी और का आएगा। तो ये वक्त है, ये आप नहीं हो। बट मैं समझना चाहता हूँ कि सेट पे जैसे आप लोग थे, साथ में काम कर रहे थे, तो कभी कोई ऐसा डिस्कशन रहा आप लोगों के बीच में कि जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी फिल्मों को रोका जाता है या फिल्में उस तरह से वर्क नहीं की, आपने कभी उस तरह की? नहीं, मेरे सामने ऐसे कभी, एक तो इतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई इस बारे में। हमेशा मतलब whenever he spoke to me about his mom and his career, how it started, because एक होता है ना एज एन आर्टिस्ट आप नए नए आए और सीनियर आर्टिस्ट से आप कैसे बात करोगे, सर कैसे आना हुआ, आप यू नो अब कैसे, ऑल दैट। तो एंड देन दैट्स हाउ, अदरवाइज अबाउट दिस टॉपिक नेवर। ओके। सलमान खान वेरी नाइस पर्सन, बिग बॉस में इज वेरी वेरी गुड पर्सन, बीइंग ह्यूमन आई कुड से। सर सामने तो कैमरे के देख रहे थे, ऑफ कैमरे का कोई एक्सपीरियंस बिग बॉस वाला? बहुत अच्छे इंसान है, दिल के इंसान, बहुत वेरी वेरी इमोशनल, जितने टफ एंड मदद करने वाले लोगों की, या हीरो। संभावना सेठ आपके दोस्त हैं? और अगेन ये सब ये जितने भी नाम ले रहे हो ना, ये सब अच्छे दिल के लोग हैं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, एनिमल लवर, बड़ी ही दिल वाली बंदी, एंड मुझे सारे लोग पसंद आते हैं जो दिल से चलते हैं। सो शी इज समवन हुज आउट देयर टू बी विथ यू। तो कभी सोचना नहीं, कभी ये क्यों वैसे क्यों, हमेशा खड़े रहना मदद के लिए। सो वो इंसान है जो दिल की इंसान है, बहुत अच्छी इंसान। ओके। जैसे कि एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, लाइक जब करीना कपूर को बेबी हुआ था तो उन्होंने
थोड़े टाइम के बाद मीडिया के सामने लाया। बट हम आफ्टर दैट एक दौर देखते हैं जहाँ पे आर्टिस्ट जो है वो अपने बच्चों को मीडिया के सामने लाने में कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहा, टुवर्ड्स विराट कोहली या जो भी हम कई नाम ले सकते हैं। तो आप भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्या वजह रहती है? देखिए, कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे जिस स्ट्रगल से आप गुजरते हो कि लोग आपको प्यार करते हैं तो फिर कुछ हेटर्स भी होंगे। कोई नहीं चाहेगा आपका बच्चा उस परेशानी से गुजरे, एंड इट इज़ मेंटली नॉट गुड। आसान नहीं है। हम बैठ के बोलते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत मजबूत बनना पड़ता है। सब लोगों को फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम अपने आप की प्रैक्टिस ऐसे कर लेते हैं कि हम इग्नोर करना शुरू करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उस चीज़ को फेस करें। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा जिस स्ट्रगल से आप गुजरे हो वो स्ट्रगल से आपका बच्चा गुजरे। एंड दे डोंट डिज़र्व दिस लाइफ, दे डिज़र्व दैट वही दुनिया, खेलना कूदना। जब वो बड़े होंगे तब डिसाइड करेंगे उनकी लाइफ में उन्हें क्या करना है। एंड आपकी वजह से आपका बच्चा ट्रोल हो, ये तो बिल्कुल कोई नहीं पसंद करेगा। तो उसमें उनका कसूर नहीं है। इसलिए बेटर है जब तक दूर रहें बच्चे और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, बच्चे बच्चों की तरह खुश रहें, वो बेस्ट लाइफ होती है। तो ये डिसीज़न आप दोनों का, प्रिंस का आपके साथ में था या आपने लिया ये एक्चुअली मैंने लिया, एंड देन प्रिंस ने भी डिसाइड किया कि यू आर राइट। हाँ, शुरू में आप एक्साइटेड हो जाते हो ना, अब बच्चा आप चाहते हो दिखाओ, लेकिन मैंने कहा जो ट्रोलिंग हम लोगों ने फेस की है वो हमारी वजह से बच्चा क्यों फेस करे, उसका क्या कसूर है। और मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जिनके बच्चे सामने रहते हैं और बिना बात के बच्चों को सुना रहे हैं। बच्चे का क्या लेना देना इसमें। एंड कोई सामने वाला सोचता तो है नहीं, उनकी स्पाइन तो होती नहीं है जो बोलते हैं सामने से। लिखना ही होता है ना, कौन बोल रहा है, कैसे लोग हैं। हाँ, फेसलेस है। तो बेटर है बच्चे को बच्चे की ज़िंदगी जीने दो। पैप कल्चर को कैसे देखते हैं आप, ये जो पैप कल्चर है? से टिल द टाइम एक दायरे में है, बहुत अच्छा है। हर चीज़ दायरे में बहुत अच्छी लगती है। सो इट्स नाइस टिल द टाइम इट इज़ इन द लाइन। ऐसे देखती हूँ। अच्छा, ये नहीं, क्योंकि अभी जैसे बस मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता कि शेफ अली की जब हुआ था उस समय पे पारस को हम देखे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। अगर सही बोला पारस ने कि आप किसी इंसान की ज़िंदगी में आप उसको ये नोटिस कर रहे हो कि वो ये कर रहा है। आप कौन होते हो भाई उसकी ज़िंदगी में, उसका मेंटल स्टेट क्या है आप जान भी नहीं सकते हो। तो आप 2 मिनट लगता है किसी पे कमेंट करने में। सो इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप किसी के घर में घुस जाओ। थोड़ा मतलब हर कोई अब वो बंदे के अंदर हिम्मत ही नहीं होगी। वो कब तक बोलेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो बॉडी खड़ी है उसकी, वो अंदर से आई एम श्योर वो ख़त्म हो चुका है इंसान। बट आई थिंक आई फील एवरीबडी शुड टेक स्टैंड ऑन दिस। देयर इज़ वन थिन लाइन, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ बात ना करें, इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। अगर हम एक्शन लेंगे ना सब मिलके, तो वो दायरा बन भी जाएगा। अगर हम ऐसे ही सिर्फ बात करते रहेंगे अच्छा नहीं है इंटरव्यूज़ में, तो फिर ये चलता रहेगा और बातें होती रहेंगी। आई थिंक देयर इज़ वन रूल रेगुलेशन कुछ चीज़ों के लिए होना बहुत ज़रूरी है। और जब चीज़ें रूल से चलती हैं ना बहुत अच्छी चलती हैं। तो आई विश ऐसा कुछ हो कि सब लोग एक रूल बनाएं कि छोटे बच्चों को कवर नहीं करना। आपका बच्चा एक्टर है, आप परमिशन देते हैं उसके पेरेंट्स, करिए। अगर आपका बच्चा एक्टर नहीं है और घर में मत घसीटे। पर्सनल लाइफ बहुत खूबसूरत होती है, इसीलिए लोगों ने स्ट्रिक्ट होना शुरू कर दिया कि बच्चों को नहीं दिखाना, क्योंकि आप घर में ही आ रहे हो। ये सही, दैट इज़ रॉन्ग। और खुशी की बात होती है फिर भी आप बंदा एक बार को सोचे, दुख में तो यार बिल्कुल भी नहीं है। सही। युविका, हम बहुत इंसानों से बात करते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका काम आपको दिखाए, आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करे। समटाइम्स जो इंसान दिल से बातें करता है वो भी बहुत बड़ा होता है, और आपने काफ़ी दिल से बातें की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपने जिस तरीके से आई थिंक जो सवाल मुझसे पूछे हैं, यूजुअली क्या होता है कि वही सवाल वही जवाब। आपके सवालों में एक जो फ्रेशनेस थी और जो डेप्थ थी, उसी की वजह से मेरा वो रिएक्शन निकल के आया। एंड थैंक यू सो मच जो इतने बेहतरीन तरीके से आपने मुझसे सवाल पूछे और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बातें की, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर।